नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक चैप्टर ही ऐसा है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। इससे पहले मेरा भी आप लोगों को मोटिवेशन देने का मन कर रहा है ना। जैसे बोलते हैं ना, कई लोग सक्सेस की बड़ी खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, लेकिन केवल बोलने के लिए और सुनने के लिए ही रह गया है ये वाली चीज़, है ना। जिसने भी खुद को खर्च किया, आजकल ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि दुनिया ने उसको गूगल पर सर्च किया। बोलते हैं ना, या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर रास्ता रोको तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बात तो सही है, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इतनी सारी बात। तो आप सोच रहे होंगे, सर आप मोटिवेशन दे रहे हो हमारे को, आप हमारे को मोटिवेट कर रहे हो कि आप पढ़ो। अरे आप पढ़ो, आप मोटिवेट कर रहे हो। नहीं, मेरा मकसद तो ऐसा है ही नहीं दोस्तों कभी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मैं मोटिवेशन देता हूँ, या फिर दुनिया में आपको कोई भी मोटिवेशन देता है ना, उनकी किसी की बात मत सुनो, किसी की भी मत सुनो आप। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, हम तो मोटिवेशन वीडियोस देखते रहते हैं। बस आप देखते रहते हो, आप करते क्या हो? केवल देखते हो, आप बस सुनते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हो क्या? और किसी की कही हुई देखी हुई चीज़ों को आप बहुत समय तक अप्लाई नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी के ऊपर। आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते भाई। किसी की भी सुन लो आप, चाहे कितना ही बड़ा मोटिवेटर हो, किसी की भी सुन लो, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। आप तभी कर सकते हो जब आप अंदर से आग लगेगी ना आप लोगों को। और वो आग कैसे लगती है अंदर से, ये हम आज वाले इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। आपको आग लगाने वाला चैप्टर है ये अंदर से। इसलिए मैं कहता रहता हूँ आपसे कि जो लोग बाहर की सुनते हैं ना, वो बिखर जाते हैं, और जो लोग अपने अंदर की सुनते हैं ना, वो लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो समर जाते हैं। और जो लोग ये बात जान गए कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है, वो वाकई में समर जाता है। देखो, मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपको बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। वो आप कहेंगे कि सर आप अभी तो बोल रहे थे कि मोटिवेशन किसी का सुनना नहीं है। मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए, आग आपके अंदर से लगनी चाहिए। लेकिन आग लगाने के लिए भी तो आपको कुछ बातें चाहिए, नहीं तो आप ऐसे निठल्ले पड़े रहोगे, है ना। देखो, तब तक अपने काम पर काम करो आप लोग, जब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल जाए। तो आपको जब तक काम करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाए। पहली बात गांठ बांध करके देख लो कि कभी पढ़ाई के अंदर कमी नहीं आने देनी है, हमेशा पढ़ते रहना है जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है। उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ, आप लोग इसी वैकेंसी में अब की बार फिट हो जाओगे, लग जाओगे। लेकिन फिर भी कई सारे दोस्त होते हैं जो किसी न किसी कारणवश असफल हो जाते हैं, तो उनके लिए भी मेरी यही राय है कि आप तैयारी करते रहिए। बस तैयारी करते रहिए, इसका मतलब ये नहीं कि किताबें लेकर के बैठे रहिए। आप जो भी समय पढ़ाई को दे रहे हो ना, उस समय में केवल पढ़ाई होनी चाहिए दोस्तों, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे हम जानते हैं सभी लोग कि हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम के अंदर चैंपियन थोड़ी होता है। जो भी लोग आज की डेट में चैंपियन हैं किसी काम के अंदर, जो लोग बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, जिनको हम लोग पूछते हैं कि ये तो हमारे आदर्श हैं, उन लोगों को जन्म में थोड़ी पता था, या शुरुआत में उनको पता थोड़ी था कि आगे चल करके हम ये वाले बनने वाले हैं। तो एक जो सोच है ना आपके दिमाग में, नकारात्मक सोच, उसको बाहर निकालो कि यार मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा टीचर। ये जो सोच है ना, इसको निकालो। आपको केवल इतना सोचना है कि हाँ मैं बनूंगा और मैं बनूंगी, मैं अब की बार सरकारी टीचर बनूंगा, किसी भी हालत में मेरे को बनना है, मेरे घर वालों का, मेरे माता पिता का, मेरे को नाम रोशन करना है। अरे पढ़ाई करने बैठते हो ना आप जब सुबह, एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचा करो। अपने को इतना बड़ा किया है उन्होंने, और हम लोग उनको एक नौकरी पा करके उनको खुश नहीं कर सकते क्या? इतना सा भी काम नहीं है हमारा? या हम इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, टाइम खराब कर देते हैं, मीटिंग में बैठ करके, पंचायती करके, लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो 5 लोग बाहर आ जाते हैं, दो घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। क्यों समय क्यों खराब कर रहे हो भाई? इस जिंदगी में, इस दुनिया में जो कोई सबसे ज्यादा महंगी चीज है ना दोस्तों, वो है समय। और ये आपको फ्री में मिलता है, इसलिए आपको इसका एहसास नहीं है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना, तो मेहनत पर विश्वास करो, समय का सदुपयोग करो। किस्मत की आजमाइशें तो जुए के अंदर होती हैं, है ना, जिंदगी में, असली जिंदगी में नहीं होती हैं। कि आप कह दो कि मेरे तो किस्मत से ही हो गया, नौकरी लग गया मैं तो, या फिर आप किसी के बारे में बोल रहे हो कि वो तो किस्मत ही उसकी अच्छी थी, वो तो लग गया। अरे यहाँ कुन में मेरा भाई, किस्मत अच्छी हुआ ना, वो बड़ी मेहनत करी जो रात दिन। वैसे कैसे थाने यहाँ दिखा रहे हो कि वो कहीं कौन फटे, लेकिन वो हकीकत में वो बंदा या बंदी जो नौकरी में लगा है, और आप उसके बारे में बोल रहे हो कि उसकी किस्मत अच्छी थी, तो अया कहीं को ना, उसने बहुत मतलब तपस्या करी है, बहुत कठिन मेहनत करी है। समय उसके साथ नहीं खेला है, समय के साथ उसने खेला है कि देख समय मैं तेरा कैसे सदुपयोग करता हूँ। तो समय का सदुपयोग कर गए ना। अब समय के सदुपयोग में तो मेहनत छिपी हुई है कि आप मेहनत कब करोगे, जब समय का सदुपयोग करोगे, तभी तो सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत होगी। चलो बहुत हो गया मेरा मोटिवेशन। अब मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है इसकी ओर लेकर के चलता हूँ दोस्तों।
बहुत ही शानदार चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगा। कोई भी टीचिंग एग्जाम होती है ना, सभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर मोटिवेशन वाला चैप्टर अवश्य रूप से होता है। चाहे आपका 3rd ग्रेड हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका 2nd ग्रेड हो, चाहे आपका 1st ग्रेड हो, चाहे आपका कोई भी हो, कॉलेज लेक्चरर हो, कोई भी, इवन आप सीटेट ले लीजिए, कोई भी टीईटी एग्जाम ले लो इस ऑल ओवर इंडिया के अंदर, टीजीटी, पीजीटी, वर्ग 1, 2, 3, कोई भी एग्जाम, सभी में आपका अभिप्रेरणा वाला चैप्टर होता है समान रूप से, और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, आपको बढ़िया ढंग से पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ को। लाजवाब नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। और हाँ, मैं आपको और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जो आप लोग जो भी बुक लेना चाहते हैं ये वाली हमारी। और हाँ, मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ बुक के बारे में, कि जो मैं क्लासेज के अंदर ये जो नोट्स लेकर के आ रहा हूँ ना, आपको जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो दोस्तों, हमारा डेटा लीक होने का ये ज़्यादा रीजन था, इसलिए मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में नहीं पढ़ाया है ये वाला पूरा कोर्स। लेकिन जो अपनी बुक है ना, जो अपने नोट्स हैं, वो सारे हैंड रिटन नोट्स में ही आएंगे, हैंड रिटन ही आएंगे, जो अपनी स्टार्टिंग में क्लास हुई थी ना बाल विकास वाली, राइट, तो उसके हिसाब से। और ये इसी हैंड राइटिंग में कंप्लीट आपको जो हमारी बुक है ये मिलने वाली है। मान एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करें और वहाँ से आप लोग इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट तरीके से। पूरे देखो बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा डेटा है, किसी प्रकार की कुछ समस्या नहीं आएगी आप लोगों को कहीं पर भी, और पूरा कंप्लीट मैटर आपको मिलेगा। सब कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर अच्छे से कवर की हैं। जहाँ पर डायग्राम की जरूरत है वहाँ पर डायग्राम लगाया है, जहाँ पर आपको लैंग्वेज को ईजी करने की जरूरत है वहाँ पे हमने लैंग्वेज को भी ईजी किया है, ताकि आप लोगों को आसानी से हर एक चीज़ समझ में आए, है ना। इन चीज़ों का हमने बहुत खास तौर पे ख्याल रखा है, सब कुछ चीज़ें। जैसे बुद्धि वाला चैप्टर आप देखिए, इंटेलिजेंस बुद्धि वाला चैप्टर है, तो इसको भी बहुत शानदार से हर एक चैप्टर को इसी तरह से हम लोगों ने बनाया है, बहुत बढ़िया ढंग से। बस आप लोगों को मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है और बस उसके अंदर फिर आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है, मैं पूरा कोर्स एनसीईआरटी वाला लेकर के चल रहा हूँ। अब ये पीडीएफ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मोटिवेशन चैप्टर को पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे को ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ समझनी होगी, तब हम बहुत इजीली मोटिवेशन वाले चैप्टर को इजीली कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखो एक बार इसको पढ़ते हैं, आप ध्यानपूर्वक समझना होगा आप लोगों को इन चीज़ों को। देखो एक बार देखो एक तो सुनीता है, ठीक है। सुनीता एक बहुत कम जाने माने शहर की लड़की है, ठीक है, मतलब उस शहर का नाम बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम लोग उस शहर को जानते हैं। इंजीनियरिंग की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए वो प्रतिदिन 10-12 घंटे के कठिन परिश्रम कर रही है। जैसे आप लोग भी कठिन परिश्रम कर रहे हो, 10-12-15 घंटे, 16-16, 17-17 घंटे तक भी मेरे कई सारे दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हेमंत, एक हेमंत लड़का है, देखिए हेमंत क्या क्या कर रहा है, शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त है, मतलब शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो ये क्या है, पर्वतारोहण अभियान में भाग लेना चाहता है। फिर भी मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ना चाहता है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना चाह रहा है वो, एटलस के ऊपर चढ़ना चाह रहा है वो, है ना। तथा एक पर्वतारोही संस्थान में गहन प्रशिक्षण भी वो ले रहा है, कि जब हम चढ़ाई करें तो कई सारी मुसीबतें आती हैं, तो किन मुसीबतों में किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जो लोग वो लेकर के जाते हैं ना औजार, है ना, या फिर कैसे बचना चाहिए, हो सकता है वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाए, कई सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, इसलिए प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है पर्वतारोहियों को, ठीक है। एक अमन है, अमन अपनी छात्रवृत्ति में कुछ रुपए बचा लेता है, सॉरी बचाने की कोशिश कर रहा है, बचा रहा है। क्यों बचा रहा है, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए कोई उपहार खरीदना चाहता है। तो ये केवल कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि मानव व्यवहार में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। जो हमारा व्यवहार है ना मनुष्य का, उसके अंदर जो मोटिवेशन है, इसका क्या रोल है। तो ये जो भी अपन ने देखे हैं ना, तो इनमें प्रत्येक का कारण कोई ना कोई अभिप्रेरक है, मतलब जो भी चीज़ है उसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरक, कोई ना कोई अभिप्रेरणा काम कर रही है उसके पीछे, ठीक है। अब देखो अभिप्रेरणा क्या है, एक एक को देखते हैं। सुनीता एक बहुत कम जाने माने शहर की लड़की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए वो प्रतिदिन 10-12 घंटे मेहनत कर रही है। अभी जो 10-12 घंटे मेहनत जो ये कर रही है ना, इसके पीछे का क्या कारण है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, क्योंकि वो चाहती है कि मैं 10-12 घंटे पढ़ाई करूंगी तभी इस एग्जाम के अंदर उत्तीर्ण होंगी। और वो चाहती क्या है यहाँ पे, वो ये चाहती है कि मेरे माता पिता खुश हो, मेरे घर का खर्चा चले, है ना, मतलब हो सकता है काफ़ी गरीब स्थिति में हो वो, तो वो भी एक मोटिवेशन है कि जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके या इंजीनियरिंग में 10-12 घंटे पढ़ाई करके जब मैं नौकरी लग जाऊंगी तो मेरे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति जो है वो उसमें सुधार आएगा, अच्छी खाना पीना खाएंगे, अच्छी रोटी खाएंगे, अच्छे बाहर घूमने जाएंगे, मतलब एक आर्थिक स्थिति भी हो सकती है इस अभिप्रेरणा के पीछे, ठीक है। दूसरी अगर अभिप्रेरणा की अपन बात करते हैं, शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त है ये, शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है ढंग से, लेकिन फिर भी हेमंत क्या कर रहा है, पर्वत के ऊपर चढ़ना चाहता है और वो प्रशिक्षण भी ले रहा है।
तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? वो ये बताना चाह रहा हो किसी को कि हाँ, मैं जितना दुबला पतला आपको दिखता हूँ ना, उतना हूँ नहीं, आप लोग सोच रहे हो तो, है ना। तो वो इसलिए ये एक अभिप्रेरणा उसके पीछे काम कर सकती है। अमन जो है ये अपनी माता को खुश करने के लिए रुपए बचा रहा है ताकि वो उनके लिए उपहार दे सके, ठीक है, उनकी माता को जो छात्रवृत्ति के कुछ पैसे हैं। तो इसके पीछे खुशी एक अपने मोटिवेशन हो सकता है, घर में खुशी हो, माता उसको आशीर्वाद दे, अमन को, अपने बेटे को, कई सारी चीज़ें होती हैं, प्यार बढ़ेगा दोनों के बीच में, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को अपन पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? ये सब मोटिवेशन है दोस्तों। हर चीज़ में मोटिवेशन है, हर चीज़ में अभिप्रेरक काम करता है। हम कोई भी काम करते हैं, आप लोग ही देख लो, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई के लिए कौन मजबूर कर रहा है? कोई ना कोई अभिप्रेरक है जो आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप 10 12 15 घंटे पढ़ाई करो, तभी नौकरी लगोगे और तभी आपके घर में पैसे आएंगे। पैसे आएंगे, कई तो पैसों के लिए भी पढ़ते हैं, कई जो हैं वो समाज को सुधारने के लिए करते हैं। भाई देखो, आज की डेट में पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, बिना पैसों के हम अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। हमारे पास में इवन जो लोग आजकल पैसे वाले नहीं है ना, उन लोगों के पास में कोई आके भी नहीं बैठते हैं जो पैसे वाले हैं, मतलब इतने ईगोफुल लोग होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नौकरी तो आपको लगनी है, चाहे उसके पीछे का अभिप्रेरक आपका कोई भी हो, चाहे आपका पैसा हो अभिप्रेरक, चाहे आपके घर में खुशहाली लाने के लिए, चाहे आपका घर के अंदर ओहदा बढ़ाने के लिए कोई अभिप्रेरक हो कि मैं अपने घर में साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो ये भी एक अभिप्रेरक ही है। तो ये वाला हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही हो तो शादी करवाने के लिए शादी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो नौकरी लगने के लिए, है ना, शादी करवाने के लिए नौकरी लग रहे हो आप लोग, तो ये भी एक अभिप्रेरक ही है। तो ये कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कोई ना कोई अभिप्रेरक जरूर काम करता है हमारे कोई भी काम के पीछे। व्यवहार लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार तब तक चलता रहता है जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए। अब देखो, जो हमारा व्यवहार है ना, लक्ष्य निर्धारित कैसे होता है? जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो हमारा पढ़ाई का व्यवहार है, पढ़ाई को अपन व्यवहार मान सकते हैं। यहाँ पे सरकारी टीचर बनने के लिए जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक व्यवहार है आपका। तो ये लक्ष्य निर्धारित व्यवहार तब तक चलेगा जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, समझ गए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न कार्य की योजना बनाते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं। अब आगे देखिए, यदि सुनीता कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं होती है तो उसे कैसा लगेगा? सोचिए आप, इतनी मेहनत करेगी सुनीता और फिर भी उसको वो इंजीनियरिंग की जॉब नहीं लग पा रही है, तो उसको कैसा लगेगा? या फिर आप ले लीजिए अमन को छात्रवृत्ति धन की चोरी हो जाए तो फिर उसको कैसा लगेगा? जो छात्रवृत्ति उसको मिली है उसकी अगर चोरी हो जाए तो वो तो बेचारा टूट जाएगा, उसकी माँ के लिए ना उपहार ला पाएगा, ना खुद की खुशियाँ जो है, खुद की जो इच्छाएं हैं कि छात्रवृत्ति के पैसे आएंगे, मैं ये चीज़ लाऊंगा, साइकिल लाऊंगा, मोटरसाइकिल लाऊंगा या लैपटॉप लाऊंगा, कुछ भी लाऊंगा, मोबाइल लाऊंगा, है ना, ये सब कई सारे काम हो सकते हैं। तो उसको कैसा लगेगा सोचो। संभव है कि सुनीता दुखी हो जाए और अमन क्रुद्ध हो जाए, ठीक है, गुस्सा आ जाए अमन को और सुनीता दुखी हो जाए। सुनीता तो दुखी हो सकती है इस कंडीशन में, नौकरी नहीं मिले तो उसको क्रोध किस चीज़ पे आएगा? क्योंकि वहां पर तो खुद की गलती कहीं ना कहीं तो कुछ उसने कमी छोड़ी है, तभी जॉब नहीं लगी उसकी। बाकी लोगों की लगी है तो उन्होंने कुछ अलग किया था, तो सुनीता को भी ऐसा करना चाहिए था। आप लोग भी लगोगे तो आप ना कुछ यूनिक करोगे, कुछ ना कुछ अति अच्छी स्मार्ट स्टडी करोगे, तभी लगोगे। ये अध्याय आपको अभिप्रेरणा और संवेग के मूल संप्रत्यों तथा इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित विकास को समझने में सहायता करेगा। आप कुंठा एवं द्वंद्व के संप्रत्य को भी जानेंगे। यहाँ पे ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर सारी बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ये अभिप्रेरणा का चक्कर है। अभिप्रेरणा का चक्कर कैसे काम करता है, हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। आवश्यकता, अंतर्नोद क्या होती है, उद्वेलन क्या होता है, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार क्या होता है, उद्वेलन की कमी क्या होती है, उपलब्धि क्या होती है, ये अभिप्रेरणा चक्र होता है, इसको भी हम देखेंगे। अभिप्रेरणा का स्वरूप जो है, देखो मैं अभी नोट्स में चल रहे हैं अपन, लेकिन यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ। मोटिवेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के मोवेर शब्द से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, क्रियाकलाप की गति, मतलब गति देना, अपने काम को गति देना। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश व्यवहारों की व्याख्या भी अभिप्रेरकों के आधार पर ही की जाती है। आप जैसे विद्यालय या महाविद्यालय में क्यों जाते हैं, तो इस व्यवहार के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि आप ज्ञान अर्जित करने के लिए जा सकते हैं, या आप मित्र बनाने के लिए जा सकते हैं, या फिर आपको एक अच्छी नौकरी पानी है या डिप्लोमा लेना है, डिग्री लेनी है, उसके लिए जा सकते हैं, या फिर आप अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जा सकते हैं। सब कारण हो सकते हैं ना इसके पीछे के, भाई क्यों विद्यालय और महाविद्यालय जाते हैं, कई सारे कारण होते हैं। या फिर आपको कोई ऐसे कह दे कि आप तो अनपढ़ हो, तो इसलिए आपको कोई अनपढ़ ना कह दे इसलिए आप विद्यालय जाते हैं। तो इन कारणों की कोई संयुक्ति या अन्य कारण भी आपके उच्च शिक्षा लेने की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, तो अभिप्रेरणा क्या होती है इसके बारे में तो हम लोगों ने सबने अच्छी तरह से देख लिया। सिंपल सा अर्थ क्या याद रखोगे, जो अभिप्रेरणा है या प्रेरणा है, ये क्या करती है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए, क्या करने के लिए, कार्य करने के लिए क्या करती है दोस्तों, प्रेरित करती है।
क्या करती है? प्रेरित करती है। यही होता है अभिप्रेरणा, बस सिंपल। अब देखते हैं अपन अभिप्रेरणा का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। देखो, अभिप्रेरणा जो शब्द है ना दोस्तों, ये बना हुआ है मोटिवेशन शब्द से। और मोटिवेशन जो शब्द है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? इंग्लिश का शब्द है दोस्तों। ये किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोटिवेशन। और आप याद रखना, मोटिवेशन जब हम बात करते हैं तो अभिप्रेरणा ही शब्द हमारे हिंदी वर्जन के रूप में काम आता है। तो अंग्रेजी के अंदर अभिप्रेरणा क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। सब समझ में आ गया? ओके। अब मोटिवेशन जो शब्द है ना, इसकी देखेंगे अपन उत्पत्ति। भाई, अभिप्रेरणा की तो उत्पत्ति किससे हुई है? मान सकते हैं अभिप्रेरणा की उत्पत्ति तो क्या मतलब, ये हिंदी वर्जन है अभिप्रेरणा मोटिवेशन का। वैसे दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है मोटिवेशन, मोटम और मोवेयर। और ये दोनों के दोनों शब्द क्या है दोस्तों? लैटिन भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है? लैटिन भाषा के शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है मोटिवेशन का? टू मूव, यानी कि गति करना, और मोशन का मतलब होता है गति करना। दोनों का ही मतलब अपन गति करना मान सकते हैं। मोशन भी मतलब हिलना डुलना, और आपका टू मूव भी गति करना या इधर से उधर हो जाना। तो हम जो प्रेरणा शब्द है हमारा, या अभिप्रेरणा जो है या मोटिवेशन जो है, इसका अर्थ क्या लेंगे कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रेरणा का जो शब्द है ये, इसका शाब्दिक अर्थ अगर अपन देखें तो व्यक्ति की उस आंतरिक शक्ति या अग्रसित करने वाली ऊर्जा का बोध करवाता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? व्यक्ति किसी उत्तेजना के प्रति खास तरह की प्रतिक्रिया करने हेतु कार्यशील होता है। क्लियर है? जैसे आप लोग जो है वो नौकरी लगने के लिए क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। तो ये तैयारी आपको उत्तेजना दिला रही है कि हमें नौकरी लगनी है, मेहनत करनी है। आपको प्रेरणा आपके अंदर भर भर के आ रही है, रोज आ रही है कि यार आज का दिन निकल गया, आज अपने कुछ नहीं पढ़ा, आज अपने बहुत अच्छा पढ़ा। चलो देखते हैं आगे। अब अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? आंतरिक उत्तेजना। क्या? आंतरिक उत्तेजना, अंदर वाली आग की बात कर सकते हैं अपन इसमें। ठीक है। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ लर्निंग। किसे कहते हैं? अब सीखने का हृदय किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा को कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सीखने की सुनहरी सड़क किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा को कहते हैं। गोल्डन रोड टू लर्निंग। ठीक है। इसके अलावा सीखने का प्रमुख कारक भी अभिप्रेरणा को कहा जाता है। ठीक है, पेटेंट फैक्टर इन लर्निंग। तो तीन चीजें यहां पर हम देखेंगे। एक तो है अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? सीखने का हृदय। अभिप्रेरणा सीखने की सुनहरी सड़क भी है। अभिप्रेरणा सीखने का प्रमुख कारक भी है, फैक्टर भी है। तीन चीजें हो गई। आगे चलते हैं अब आगे अगर अपन देखें दोस्तों, तो अभिप्रेरणा जो है ना, प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल की तरह कार्य करती है। ठीक है। जैसे आप लोग नौकरी लगने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी नौकरी जो है, ठीक है भाई, कोई क्रिया आप कर रहे हो, पढ़ाई जो आप कर रहे हो ना नौकरी लगने के लिए, तो पढ़ाई के पीछे क्या कर रही है? बल की तरह काम कर रही है। आपको बार बार एक चीज चिंता सताती है कि यार काश हम अब की बार लग जाए, अगर नहीं लगे तो क्या होगा। अब ऐसा विचार आपके दिमाग में आता है तो आप क्या करते हो? पढ़ाई करने के लिए बेताब हो जाते हो यार, रात को भी उठ करके पढ़ाई करने लग जाते हो, नींदों में भी। तो वो ये क्या है? वो ये अभिप्रेरणा ही है जो बल की तरह काम करती है आपको लक्ष्य प्राप्त करने के अंदर, जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। समझ गए भाई? कोई भी क्रिया के पीछे एक बल की तरह काम करना क्या कहलाता है? प्रेरक बल कहलाता है। क्योंकि अभिप्रेरणा साध्य नहीं है दोस्तों, लक्ष्य नहीं है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो साधन है, रिसोर्स है। अरे अभिप्रेरणा नौकरी थोड़ी है, सरकारी मास्टर अभिप्रेरणा थोड़ी है। अभिप्रेरणा तो कहीं है थारी जो पढ़ाई है ना, वो है साधन बोल सकते हो भाई। पढ़ाई करने के लिए आपको प्रेरित करती है, तो साधन है ये अभिप्रेरणा, तो रिसोर्स है। ठीक है ना? समझ गए अब तो आप ये बात कि अभिप्रेरणा क्या है? साध्य नहीं है। अभिप्रेरणा लक्ष्य नहीं है। अभिप्रेरणा साधन, रिसोर्स है, जो कि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है, आपको सही मार्ग पर ले जाती है, बार बार आपको बताती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है तब लगेगा नौकरी। इस प्रकार अभिप्रेरणा क्या है? एक बल है जो प्राणी को किसी निश्चित व्यवहार के लिए या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है या करती है। क्लियर है भाई? निश्चित दिशा में आप जा रहे हो, अभिप्रेरणा आपको मिल रही है, तभी तो जा रहे हो। अरे आप लोग सुबह उठ करके खाना वाना खा करके लाइब्रेरी जाते हो, घर पे पढ़ना शुरू करते हो आप लोग, तो क्यों कर रहे हो आप लोग ये सब? अपन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को नौकरी लगनी है, और अभिप्रेरणा जो है, प्रेरणा जो अपने को बाध्य कर रही है पढ़ने के लिए। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, एक छोटा सा पक्षी छत के एक कोने में अपना घोंसला बनाता है। छोटा सा पक्षी है, कोई एक कोने में बनाएगा। हम उसके घोंसले को तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन वो पक्षी जो है ना, फिर भी तिनका आदि इकट्ठा करके घोंसला बनाने लग जाता है वापस से। ठीक है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो अभिप्रेरणा ऐसा कठिन कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करती है कि भाई सर्दी आएगी, कहाँ पर रहेगा? तो तेरे को घर तो बनाना है, कल को तेरे बच्चे होंगे, कहाँ रहेंगे वो? अंडे जब देंगे अपन तो वो कहाँ रहेंगे? तो वो क्या है? उसके पीछे भी एक प्रेरणा काम कर रही है।
वो भी उसको प्रेरित कर रही है। आप कितनी भी बार उसका घोंसला तोड़ो, वो वापस से वो शुरू करेगा, कहीं दूसरी जगह पे करेगा, लेकिन वो करेगा। समझ गए? तो अब देखो, जानवर, पक्षी, वो सब लोग अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं, और हम इंसान, बुद्धि वाले इंसान हैं, फिर भी हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को विचलित करने वाले लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं बेस्ट मोटिवेशन इन द वर्ल्ड, अरे वाह भाई, अरे मोटिवेशन की खोज तो तुम्हारे अंदर भगवान ने शुरू से ही करके भेजी है, तो तू क्यों क्यों किसी की, दूसरे की मोटिवेशन की सुनते हो? अपने अंदर ही ऐसी आग लगाओ, एक दिन बैठो आराम से, शांति से, मत पढ़ो एक दिन क्या हो रहा है। एक दिन अकेले में बैठो, आराम से बैठो अकेले में, किसी वाइट कमरे के अंदर, दीवारें वाइट होनी चाहिए, वहां पे बैठो शांति से, मोबाइल होना नहीं चाहिए उस रूम के अंदर, कभी पूरे पूरे दिन भर आराम से बैठो, खाना भी मत खाओ उस दिन, पानी पी लो, या कोई जूस वूस पी लो, या कोई ऐसा लिक्विड पी लो, जूस मतलब कुछ भी, फल वगैरह खा लो, खाना वाना मत खाओ उस दिन। पूरे दिन आप सोचो, केवल इस दुनिया के बारे में सोचो, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचो कि यार मैं नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा। कितनी तेज गति से महंगाई बढ़ रही है यार। पहले तो यार 5 रुपए में बहुत सारी चीजें आती थी, आज वो चीजें 50 रुपए में आ रही हैं। अगर आपको 20-25 साल में ये वाले नज़ारे दिख रहे हैं, तो आने वाले 20-25 साल में क्या होगा ये भी तो देखो। अरे आज की जो 100 रुपए की रेट है, या फिर आज 5 लाख रुपए की जो वैल्यू है ना, याद रखिएगा दोस्तों, 50 साल के बाद में क्या हालत होगी 5 लाख रुपए की। ये 5 लाख 25 लाख हो जाएंगे, 25 क्या 50 ही हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? या 15 लाख हो जाएंगे आने वाले 10 साल के अंदर। तो वैल्यू 5 लाख की जगह 10 लाख खर्च करने होंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी, देख लो बाप। तो ऐसा सोचो, ऐसे ऐसे विचार अपने मन में लाओ। अरे भाई, अगर फिर नौकरी नहीं लगे तो कहाँ से लाएंगे? कैसे जीवन, कैसे अपनी लाइफ है वो सरवाइव होगी? चलो आगे चलते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, है ना। मोटिवेशन की कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देखते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है स्मिथ की। स्मिथ भाई साहब क्या कहते हैं कि प्रत्येक कार्य में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आप दुनिया में कोई भी काम कर लो, स्मिथ भाई साहब ये मानते हैं कि उसके अंदर अभिप्रेरणा विद्यमान है। आप रोटी बनाओ तो अभिप्रेरणा है उसके पीछे कि यार पेट भूखा रहेगा, खाना पड़ेगा। प्रेरक जो होते हैं ना, अभी पढ़ेंगे अपन, भूख, प्यास, नींद, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी अपन, ठीक है। चाहे आप पानी पियो, उसके पीछे प्यास आपका भी प्रेरक है, ठीक है। वो आपको कर रही है ना कि पानी पी भाई, प्यास लग रही है, तो इसके पीछे भी प्रेरणा काम करती है आपके। क्लियर? आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कर रही है। दुनिया में कोई भी काम ले लो आप, तो कोई ना कोई प्रेरक उसके पीछे जरूर काम करता है, कोई ना कोई रीजन उसका जरूर होता है काम करने के पीछे का। यूं ही तो आप कुछ कहीं पर जाकर के ऐसे कुछ नहीं कर दोगे, है ना, पागल थोड़ी हो आप। चलो, तो स्मिथ क्या मानते हैं कि प्रत्येक कार्य में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों इतनी सारी बातें हो गई, एक लाइक का बटन आपने नहीं दबाया, बताइए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए यार, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जा रहा है, और क्या ही चाहते हो तुम, बताओ। ओके। क्रेचफील्ड ये भाई साहब क्या कहते हैं अभिप्रेरणा के बारे में? ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, हमारे क्यों का जवाब देती है अभिप्रेरणा। अब आप कहेंगे सर ये क्या मामला है, क्यों का जवाब कैसे देती है? मान लो आपको लग रही है प्यास, आप सोच रहे हो मैं पानी क्यों पीऊं, है ना। अब अभिप्रेरणा सोचेगी यार ये क्या सवाल कर रहा है ये बेवकूफ आदमी, आपको ही बेवकूफ बोल देगी आपकी अभिप्रेरणा जो है वो। फिर वो जवाब देगी तू प्यास लग रही है तेरे को, तू पानी पीने के लिए मना कर रहा है, चल मत पी, तू देख कितनी देर नहीं पिएगा, मत पी। तो क्यों का जवाब क्या है? पानी पीना ही पड़ेगा तेरे को किसी भी हालत में। अरे 1 घंटा रह जाएगा, 2 घंटा रह जाएगा, 5 घंटे रह जाएगा, बिना पानी के नहीं रह सकता, क्योंकि तेरा 70% शरीर पानी से बना हुआ है। तो कैसे रह सकता है बिना पानी के? पॉसिबल ही नहीं है। तो अभिप्रेरणा ने क्या जवाब दिया? क्यों का जवाब दिया कि तू पानी नहीं पिएगा तो प्यासा मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी नहीं पियोगे तो मरी जाओगे, राइट। ये अभिप्रेरणा कहती है, और ये बात मानते हैं क्रेच और क्रेचफील्ड। एक है मेल्टन भाई साहब क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है ना अधिगम की अनिवार्य शर्त है, सीखने की अनिवार्य शर्त है। आप कुछ सीखना चाह रहे हो और अभिप्रेरणा उसमें नहीं है तो आप नहीं सीखोगे। सीखने के लिए आपको अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार से पड़ेगी। ये मेल्टन ये कहते हैं। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर भाई साहब कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। अगर आपको सीखना है ना तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम जो चीज़ है ना ज़्यादा अच्छे सीखने के लिए, वो क्या है? अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा अगर आपके है,
अभिप्रेरणा काम कर रही है, कोई ना कोई प्रेरक आपके उस पढ़ाई के पीछे या फिर लर्निंग जो सीख रहे हो आप उसके पीछे, अधिगम के पीछे है, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। एक उत्तम राजमार्ग, सर्वोत्तम राजमार्ग बताया स्किनर ने। ठीक है भाई, राजमार्ग के ऊपर कौन चल रहा है? नर चलते हैं, नर, मादा नहीं चलती, नर चलते हैं राजमार्ग के ऊपर, सर्वोत्तम। चलो देखते हैं वुडवर्थ क्या कहते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि अभिप्रेरणा वो तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा को तात्कालिक बल किसने माना भाई? ये प्रश्न बनता है फिर यहाँ से। तो अभिप्रेरणा को तात्कालिक बल किसने माना? वुडवर्थ ने माना, जो कि व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। व्यवहार क्या? जैसे आपकी पढ़ाई है, ये पढ़ाई व्यवहार ही तो है, तो पढ़ाई को क्या कर रहा है? ये बल दे रहा है अभिप्रेरणा। एक है गुड़ महोदय, गुड़ वही खाने वाले गुड़ नहीं है भाई साहब, ये गुड़ है वो वाले गुड़ने वाले गुड़। किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, ये आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है भाई, याद रखिएगा कि कोई भी क्रिया है उसको प्रारंभ करने, शुरू करने और फिर उसको जारी रखने और फिर उसको नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है ना, वो आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। भाई आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो नौकरी लगने के लिए, ठीक है, तो पढ़ाई करना प्रारंभ आपने कर दिया, ठीक है सर कर दिया। अब कई लोग तो 100 लोगों ने पढ़ाई करनी शुरू करी, प्रारंभ तो 100 के कर दी, लेकिन दूसरी स्टेप आती है जारी रखना। ये जारी रखने वाला जो काम है ना, 100 में से फिर 50 ही लोग कर पाते हैं। ठीक है, फिर उसको नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया, पढ़ाई को मतलब ऐसा मतलब डेली टाइम टू टाइम पढ़ाई, जो आपका बना हुआ है टाइम टेबल उसके हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो उसको नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आते आते तो 20 लोग ही रह जाते हैं और इन 20 लोगों में ही कंपटीशन होता है, जो मेन कंपटीशन होता है। आप लोग सोचते हो ना कि 10 लाख फॉर्म भर गए, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एक्चुअल में 10 लाख लोगों में से दोस्तों 2 लाख लोग ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए 1 लाख लोग ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनमें से इतना ही रेशियो होता है और उनके अंदर ही मेन कंपटीशन होता है। बाकी तो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं पहले ही, जो लोग इस चीज़ को पूरी नहीं करते। तो मेनली गुड के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, 5 दिन कर ली 50 दिन छोड़ दी, ऐसा नहीं, फिर उसको अभिप्रेरणा नहीं कह सकते अपन। कंटिन्यूसली आपको तीनों काम, तीनों जो प्रोसेस है उनसे गुजरना होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। क्या देखेंगे? अभिप्रेरणा के प्रकार देखेंगे। सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा, ये एक अलग प्रकार का प्रकार है। सकारात्मक और नकारात्मक को देखते हैं और फिर दूसरे अभिप्रेरणा के प्रकार भी अपन देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में भी दिखाऊंगा मैं आपको, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो तो सकारात्मक जो अभिप्रेरणा है ना दोस्तों, ये क्या होती है और नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? सिंपल। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा के पहले तो अन्य नाम देखो आप। अन्य नाम क्या है? जन्मजात अभिप्रेरणा। जन्म से ही हमारे को ये अभिप्रेरणा मिली होती है प्रकृति के द्वारा, तो जन्मजात अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, प्रकृति ने दी है। आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन होता है ये। ठीक है भाई, जो चीज़ हमारे अंदर जन्म से विद्यमान है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जन्म से विद्यमान है तो वो हमारे को किसी ने दे दी है वो चीज़, वो तो आपकी आंतरिक ही होने वाली है। तो याद रखना, सकारात्मक जो अभिप्रेरणा होती है ना, बाह्य नहीं होती है, आंतरिक होती है। क्लियर? और ये प्राथमिक अभिप्रेरणा भी होती है। भाई सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे जन्मजात कह दो, प्राकृतिक कह दो, आंतरिक कह दो, प्राथमिक कह दो, बात एक ही है। चाहे आप सकारात्मक कह दो। ठीक है, तो पॉजिटिव मोटिवेशन जो है आपका जन्मजात भी कहलाता है, प्राकृतिक भी कहलाता है, आंतरिक भी कहलाता है और प्राथमिक भी कहलाता है। उसके बाद में अब देखते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा में प्राणी में जन्म से ही उपस्थित होती है ये, इसलिए क्या कहलाती है? जन्मजात कहलाती है। इसमें बालक किसी भी कार्य को आंतरिक इच्छा से करता है, इसलिए ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है, वो जो करते हैं ना वो करते हैं, वो मन से करते हैं, पूरा दिल जान लगा के उसी काम के अंदर। तो यही होती है आपकी सकारात्मक अभिप्रेरणा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वयं से प्रेरित होती है, या जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से अपने सुख व संतुष्टि की भावना से पूर्ण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? देखो, जिसमें भी आपकी जो उम्र है ना, अगर इस उम्र के अंदर अगर आप सब लोगों के अंदर ये वाली चीज़ है ना कि आप स्वयं से प्रेरित होते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन करने से, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा फिर तो। बस स्वयं से प्रेरित जो व्यक्ति होता है ना, बहुत आगे जाता है। आगे चलते हैं, अभी अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रेरणा के जो प्रकार है उनमें ही देख रहे हैं। वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों के अंदर क्या क्या माना? वुडवर्थ के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां, भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, मलमूत्र त्याग हो गया, मातृत्व, प्रेम, पलायन, सफलता की इच्छा, आत्मसम्मान, श्रद्धा,
ये सब क्या है, सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर आते हैं। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ के अनुसार सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर क्या क्या आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को गणित के प्रश्न हल करने से आनंद की प्राप्ति होती है। कोई एक बच्चा है, उसको क्या है दोस्तों, गणित के प्रश्न हल करने से क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है उसको। तो वो एक आनंद ही उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक बालक है, निबंध और कविताएं अधिक पढ़ता है क्योंकि उसको वो कार्य करने के अंदर खुशी मिलती है। तो ये जो खुशी मिल रही है उसको, वो एक प्रेरक का काम कर रहा है उसके लिए, वो एक अभिप्रेरणा का काम कर रहा है। ठीक है ना? तो ये सारे क्या है, सकारात्मक अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं देखो, अभिप्रेरणा के प्रकार तो देख लिए, लेकिन अभिप्रेरकों के प्रकारों की अगर अपन बात करते हैं ना दोस्तों, तो दो प्रकार होते हैं। एक तो जैविक अभिप्रेरक होता है और एक होता है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है? तो जैविक अभिप्रेरक को अगर अपन देखते हैं ना, तो ये क्या है दोस्तों, जैविक अभिप्रेरक ये अभिप्रेरणा के सहज, मतलब जिनको अंतर्जात बोल सकते हैं, जैविक कारकों जैसे हार्मोन्स, तंत्रिका संचारण, मस्तिष्क संचारण जिसको हम अधश्चेतक बोल सकते हैं, और उपलब्धकीय तंत्र इत्यादि जो है ना, ये फोकस करते हैं, जैविक अभिप्रेरक कहलाते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, जैविक अभिप्रेरक में भूख आएगी, आपकी प्यास आएगी और काम अभिप्रेरक आएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जैविक अभिप्रेरक इनमें से कौन सा है, तो आप याद रखना तीन, भूख, प्यास, काम, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। तो जैविक अभिप्रेरक जो हैं, ये अभिप्रेरणा के सहज जैविक कारकों, हार्मोन्स, तंत्रिका संचारण, मस्तिष्क संचारण मतलब जिसको अधश्चेतक बोल सकते हैं, और उपल्व कुटीय तंत्र, ये सब फोकस करते हैं इस पे। एक होता है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। अभी इनको आप मतलब एनसीईआरटी की भाषा में समझ लो, फिर अपनी भाषा में आगे देखेंगे। ये अभिप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक मतलब पर्यावरण वाले कारक भी इसमें होते हैं, तो उनकी परस्पर अंत्य क्रिया पर फोकस करते हैं, जिससे अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए उपलब्धि, संबंधन शक्ति, जिज्ञासा, अन्वेषण और आत्मसिद्धि अभिप्रेरक की आवश्यकता है। ये मनोसामाजिक अभिप्रेरक में आते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, एक तो उपलब्धि, संबंधन, शक्ति, जिज्ञासा, अन्वेषण और आत्मसिद्धि ये, और यहाँ पे क्या याद रखने हैं, जैविक अभिप्रेरकों में भूख, प्यास और काम, तीन चीजें। देखो, अगर अपन भूख की बात करें ना दोस्तों, देखो जब किसी को भूख लगी हो तो भोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं होती? कुछ नहीं दिखता, फिर भोजन प्राप्त करने की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। ये व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने और उसे खाने के लिए भी अभिप्रेरित करती है। लेकिन आपको भूख की अनुभूति क्यों होती है, इसका भी तो आंसर होना चाहिए आपके पास में। क्यों हमारे को भूख लगने की एहसास होता है कि मेरे को भूख लग रही है? देखो, बहुत सारे अध्ययन हो चुके हैं इसके पीछे कि शरीर के भीतर जो है ना हमारे, और बाहर जो घटित होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं, वो भूख को निरुद्ध कर सकती हैं, उद्दीप्त कर सकती हैं। भूख के जो उद्दीपक हैं उनमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आमाशय के अंदर संकुचन हो जाना, जो हमारा आमाशय होता है वो सिकुड़ जाता है, जो ये इंगित करता है कि आमाशय हमारा खाली है, रिक्त है। और जो हमारा ब्लड होता है ना, रक्त, इसमें ग्लूकोज जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, प्रोटीन का निम्न स्तर हो जाता है, शरीर में वसा की भंडार की मात्रा जो है वो भी कम हो जाती है, शरीर में ईंधन की कमी के प्रति जो हमारी यकृत होता है वो भी काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं करता है। मस्तिष्क को तंत्रिका जो तंत्र होता है वो भी कई सारी सूचनाएं भेजता है कि क्या कर रहे हो, खाना वाना भेजो अंदर यार, क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो रहा है क्या? तो एक तो ये तो आंतरिक चीजें हैं जो भूख के लिए हमारे को प्रेरित करती हैं, लेकिन जो कई बाह्य कारक भी होते हैं जो भूख के लिए हमें प्रेरित करते हैं। बाह्य कारक कौन कौन से? अरे मार्केट में जाओ, आप कोई भी मिष्ठान भंडार देखते हो, मन करता है ना खाने का, आप पेट भरा है लेकिन फिर भी मन करता है खाने का, देख करके स्वाद, रंग, दूसरों को भोजन करते देख करके आपको भोजन की सुगंध, ये सभी चीजें जो है ना आपको भूखे करने की एहसास आपको दिलाती है। एक है अपनी प्यास। तो प्यास आपको लंबे समय तक पानी से वंचित रखा जाए तो आपका क्या होगा? आपको प्यास क्यों लगती है? ये कई सारे सवाल है। जब हम देखो कई घंटों तक पानी नहीं पीते हैं ना, तो हमारा जो मुंह होता है, गला होता है, वो सूखने लगता है, और शरीर के अंदर जो ऊतक होते हैं वो बिना जल के हो जाते हैं, मतलब निर्जलीकरण हो जाता है। जो हमारा सूखा हुआ मुंह है, इसको आर्द्र करने के लिए क्या करता है, हमें क्या करना पड़ता है? पानी पीना पड़ता है। सूखे हुए मुंह को मतलब गीला करने के लिए पानी पीना पड़ता है ना, तभी तो प्यास बुझेगी। लेकिन केवल मुंह को सुखाने से पानी, या फिर मुंह के अंदर पानी डालने से पेट में नहीं जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं ना, आपको पेट तक भी ले जाना होगा उसको। तो केवल मुंह का सूखना ही पानी पीने के व्यवहार में परिणत नहीं होता है, बल्कि जो शरीर है हमारा, उसके भीतर गठित होने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं, प्यास, पीने का जो पानी है, इन सबको नियंत्रित करती है।
एक आता है काम। देखो ये तो है ना, ये उम्र के साथ में विकसित होता है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना बच्चे की, वैसे वैसे काम प्रवृत्ति वाला जो सीन है ये आपका बढ़ता है, विकसित होता है। कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि जो काम की इच्छा होती है, काम इच्छा जो होती है ना, वो हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, तीव्र रक्त प्रवाह हो रहा होता है, वो तो उन रासायनिक तत्वों पर डिपेंड करती है जिनको हम यौन हार्मोन कहते हैं। पशुओं और मनुष्यों पर किए गए अध्ययन जो हुए हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। जो जनन ग्रंथियाँ हैं, यानी कि पुरुषों में शुक्र ग्रंथि पाई जाती है और स्त्रियों के अंदर डिंब ग्रंथि पाई जाती है, उनके द्वारा जो स्रावित होने वाला यौन हार्मोन है वही काम अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी होता है। और काम अभिप्रेरणा के ऊपर बहुत सारी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक होती है अधिवृक्क ग्रंथि और एक होती है पीयूष ग्रंथि, ये भी इसके अंदर काम करता है काफ़ी सारा। अब आ जाइए आप लोग नकारात्मक अभिप्रेरणा पे। तो जो नकारात्मक अभिप्रेरणा है ना दोस्तों, इसका अन्य नाम है बाह्य अभिप्रेरणा। जो अपन अभी देख रहे थे बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में मैंने तुम्हें बताया। बाह्य अभिप्रेरणा आप जाकर मिष्ठान भंडार के अंदर जाकर के देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको दूसरों को देख करके या जो पकवान रखे हुए हैं मिठाई वगैरह शीशे की उसके अंदर बॉक्स में, तो उनको देख करके आपको भूख लग रही है। कोई पानी पी रहा है तो उसको देख करके आपको प्यास लग रही है। तो ये क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणाएं होती हैं। इसको सामाजिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहते हैं इसको। ठीक है भाई, खाना पका हुआ देख करके आपको भूख लग रही है, कृत्रिम अभिप्रेरणा है दोस्तों। एक तो आपका पेट खाली है तब भूख लग रही है, तो वो तो प्राकृतिक है, वो तो सकारात्मक है। लेकिन आपको मतलब खाने को देखने से पहले या फिर अच्छा पकवान देखने से पहले आपको भूख नहीं लग रही थी, जब आपने उसको देखा ना तब आपके मुंह में पानी आया, तब आपको भूख का भी एहसास हुआ। तो ये होती है बाह्य अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा या फिर सामाजिक अभिप्रेरणा। ठीक है, जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से नहीं करता है ना, बल्कि किसी बाह्य दबाव, पुरस्कार या प्रशंसा इत्यादि को लेकर के अभिप्रेरित होता है, तो वो कहलाता है नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, अब देखो, आप चाहते तो हैं कि मैं स्पोर्ट्स के अंदर जाऊं, मैं क्रिकेटर बनूं, मैं एक खिलाड़ी बन जाऊं, मैं या फुटबॉलर बनूं, या फिर मैं वकील बन जाऊं, या फिर मेरा तो टैग के अंदर है इंटरेस्ट। लेकिन बाह्य जो दबाव है मेरे घर वालों का, रिश्तेदारों का, बाकी सब लोगों का, दोस्तों का, वो ये है कि आप टीचर बनो। आप क्या बनो? आप टीचर बनो। तो ये क्या है? ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है। एक है पुरस्कार, आपको पुरस्कार मिलेगा, टीचर बनोगे तो आपको आपके पापा जो हैं वो गाड़ी ला करके देंगे। तो ये भी एक क्या है? ये नकारात्मक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। एक होती है प्रशंसा, मेरा बेटा तो देखो कल को टीचर बन जाएगा, तो ये प्रशंसा है। फिर आपको दबाव में आकर के टीचर की तैयारी करनी पड़ती है। क्लियर? हालांकि टीचिंग जैसी जॉब मेरे हिसाब से है भी नहीं दुनिया में, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत शानदार जॉब है। जो इस जॉब को पा लेता है ना, टीचिंग वाली को, जिंदगी मतलब टेंशन मुक्त हो जाती है। ऐसे मान लीजिए आप, पैसे भी आते हैं अच्छे वाले और टेंशन भी नहीं रहती किसी बात की। शांतिपूर्वक बच्चों को पढ़ाओ अच्छे से और बच्चों का भविष्य सुधारो, और बस आपको घर पे आना है, घर से जाना है। स्कूटी, मोटरसाइकिल, फेटा वेटा लगा करके, कुर्ता पजामा, और लड़कियां जो हैं वो क्या क्या पहनती है, वो पहन के दुपट्टा उपट्टा लगा के स्कूटी ला के चेतक पे, यार मेरा चेतक पे चाल है। वो गाना तो आपने सुना होगा ना, तेरा मेरा मेल मिले ना तो के फ़ायदा इस यारी का, यार तेरा चेतक पे चाल है, तने चस्का रेड फरारी का। तो ये जो गाना है ना आपके तभी सूट करेगा जब आप नौकरी के लग जाओगे। अब की बार पक्का है ना, लग जाना। और सब लोग नौकरी के लगने के बाद में एक बार कॉल करके ज़रूर बता देना। अगर तुमने नहीं बताया, ये मेरा कोर्स पढ़ रहे हो जो भी लोग, नौकरी के लगने के बाद तुमने नहीं बोला कॉल करके, तो देखना पाप लगेगा फिर, है ना। चलो नकारात्मक अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल्स देखो। तो नकारात्मक जो अभिप्रेरणा है ना, इसके उदाहरण है प्रशंसा, अध्यापक छात्र संबंध, सम्मान, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड, सहयोग। अब देखो, ये चीज़ें तो दिखने में तो पॉजिटिव ही लगती हैं अपने को, लेकिन ये एक्चुअल में है नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है ना। तो प्रशंसा नकारात्मक अभिप्रेरणा है, कंफ्यूज हो जाओगे, तभी मैं आपको अलग अलग से बता रहा हूँ। अध्यापक छात्रों का जो संबंध है, ये आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा है। अध्यापक और छात्र के बीच में केवल अध्यापक और छात्र का संबंध होना चाहिए, है ना। जैसे ज़्यादा मुंह लगा लेते हैं कई सारे टीचर होते हैं, जो मतलब जो होती हैं क्लासेज उनके अंदर बच्चों को, सरकारी टीचर जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। कई सारे आए दिन नए केसेस देखने को मिलते हैं। उस सरकारी शिक्षक ने अपनी ही विद्यालय की किसी बच्चे के साथ में ये वो कई सारी चीज़ें, ठीक है। एक होता है सम्मान, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड, सहयोग। ये सब नकारात्मक अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल से ध्यान रखना। और देखते हैं
एक बच्चा गणित के प्रश्न इसलिए हल करता है कि उसे दंड नहीं मिले। तो ये क्या है, ये भी एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है। ये इसका एग्जाम्पल है नकारात्मक अभिप्रेरणा का। ध्यान रखिएगा कि एक बच्चा गणित के प्रश्न क्यों हल करता है, क्योंकि उसको दंड नहीं मिले, केवल वो इसीलिए, वो नहीं चाहता है बस कि दंड ना मिले बस मेरे को, इसलिए वो कर रहा है। बाकी कोई मतलब नहीं है उसको दुनियादारी से, उसको अच्छे मार्क्स लाने से मतलब नहीं है, उसको अपने घर वालों का नाम रोशन करने से मतलब नहीं है, उसको ज्ञान प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है। उसका तो मतलब है सिर्फ कि बच्चा पिटने से डर रहा है यहाँ पे। तो ये पिटने से डरना नकारात्मक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। एक बालक का गृह कार्य इसलिए करना ताकि उसे पुरस्कार मिले। क्या मिले दोस्तों? उसको पुरस्कार मिले। तो गृह कार्य इसलिए करता है कि उसको पुरस्कार मिले, और बाकी कोई मतलब नहीं है उसको गृह कार्य हैंड राइटिंग सुधारने में, या फिर उसको कोई स्किल डेवलप हो रही है उसकी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो चाहिए पुरस्कार। क्लियर? तो ये सब क्या है, नकारात्मक अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल्स हैं। और कौन कौन सी होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा, ये भी अपन ने देख लिए हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अपने पास में अभिप्रेरणा क्या आ जाते हैं, घटक। क्या आ जाते हैं? घटक आ जाते हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो कॉम्पोनेंट्स देखते हैं अभिप्रेरणा के। अच्छा, अभिप्रेरणा के घटक देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो अभिप्रेरणा घटकों में जो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक देखेंगे वो देखेंगे जॉन पी डिसेको। जॉन पी डिसेको ने 4 घटक बताए हैं अभिप्रेरणा के। मोटिवेशन कितने घटक बताए भाई? जॉन पी डिसेको ने 4 बताए। अच्छा, तो पहला देखिए, पहला है आपका उत्तेजना। क्या है? उत्तेजना। उत्तेजना जो है ना, किसी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था जो है वो आपकी उत्तेजना कहलाती है। कोई भी प्राणी है वो उत्तेजित हो रहा है, तो किसी भी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था क्या कहलाती है? आपकी उत्तेजना कहलाती है। अब देखो दोस्तों, उत्तेजना 3 स्तर पर होती है। उत्तेजना कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न स्तर। कितने होते हैं भाई? उच्च होता है, मध्य होता है और निम्न होता है। अरे उत्तेजना बोले तो एक्साइटमेंट भाई। क्या भाई? एक्साइटमेंट। उत्तेजना एक्साइटमेंट कहलाती है। तो एक्साइटमेंट अपने किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट नहीं होता। तो 3 तरह का एक्साइटमेंट होता है। एक तो बहुत हाई लेवल का एक्साइटमेंट होता है, यार ये चीज़ मेरे को अभी मिल जाए, है ना। एक होता है मध्यम, हाँ ठीक है अभी जा रहा हूँ मैं और मतलब गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी बॉय आया, आपने बहुत अच्छा चीज़ मंगाई थी, वो आ रहा है तो आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा, उसने कॉल कर दिया, आप बोल रहे हो यार भाई जल्दी से आ जा, है ना। तो एक वो मध्यम हो गई। एक होती है निम्न, हाँ यार दे जाना आराम से, शाम तक दे जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ऐसे 3 प्रकार की उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उच्च स्तर जो है व्यक्ति का उतावला या चिंतित होना, ठीक है भाई, आपको कोई टेंशन हो गई, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो कई बार, तो वो उच्च स्तर होता है आपका एक्साइटमेंट का। व्यक्ति का उतावलापन जो होता है ना, किसी चीज़ को लेकर के उतावलापन जो कि सही नहीं होता है, सोच समझ करके संयम से काम लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। एक होता है मध्यम स्तर, क्या होता है भाई? मध्यम स्तर, व्यक्ति का सतर्क होना, इसमें सतर्क रहता है व्यक्ति। एक होता है निम्न स्तर, एक व्यक्ति सो रहा है, तो ये भी एक सोते हुए व्यक्ति को निम्न स्तर वाला कह सकते हैं अपन। चलते हैं आगे। एक होता है आपका घटक नंबर 2 आकांक्षा। आकांक्षा एक घटक है। आकांक्षा के बारे में ब्रूम ने क्या कहा है? आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है। क्षणिक मतलब कुछ समय का विश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, बस ये आकांक्षा है। आकांक्षा का उदाहरण देखिए, यदि किसी विद्यार्थी को विश्वास है कि किसी पुस्तक से आने वाले प्रश्न पत्र में उस पुस्तक से 5 प्रश्न मिल सकते हैं, तो उस पुस्तक को वह पूरी पढ़ना चाहेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जो मेरा कोर्स करेगा, जो मानसर का कोर्स करेगा भाई, जो भी मानसर वाला साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट कर लेगा, तो उसका पूरे के पूरे प्रश्न सही होंगे। जैसे आपके 30 प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, तो 30 सही होंगे, 20 आ रहे हैं तो 20 सही होंगे, 25 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं ना एग्जाम में, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरे सही होंगे। तो आप क्या करोगे? मानसर का कोर्स पूरा करने की कोशिश करोगे, यार मानसर ने ऐसे बोला है और बहुत शानदार पढ़ा रहा है, तो हमें क्यों नहीं टाइम देना चाहिए, वहाँ पे जरूर देना चाहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए वीडियो को। बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आप मेरी बात पे हंस लोगे, है ना, यार सर शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, बस सोच लोगे लेकिन करोगे नहीं, तुम बड़े नट्टे हो तुम। चलो देखते हैं। तीसरा जो घटक है ना वो है दोस्तों प्रोत्साहन। क्या है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मतलब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एकमात्र पूर्ण साधन होता है प्रोत्साहन, है ना। आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है। आप नौकरी लग जाओगे ना तो आपका काम हो जाएगा, प्रोत्साहन की पूर्ति हो गई आपकी। मान लीजिए आप, अरे कोई जिम बम थे जाओ, जो भूख लाग रही स्थान, बढ़िया शादी है, खाणो पाणो बढ़िया निगा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, केसर बाटी, आइसक्रीम,
पानी पूरी, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब तरह तरह के पकवान भाई साहब बिखरे पड़े हैं। आपका देख करके मुंह में पानी आ गया, क्या यार मतलब आज तो मज़ा आ गया है ना, ऐसा ही होता है ना। जब आप खा लेते हो और जब आपका पेट भरा जाता है, ज़्यादा मिठाई मिठाई आप खा लेते हो, तो यार अरे यार अब यार तो कितनी भयंकर भूख लाग रही थी और अब कहीं मेरे से यहाँ चक्कर सा आ रहा है जी रे यार, ठीक से खा लिया यार जो भी से, है ना। तो खाने के बाद में क्या होता है, आपकी पूर्ति हो जाती है प्रोत्साहन की। तो प्रोत्साहन समझ गए, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, किसी छात्र को किसी परीक्षा में 100 छात्रों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसकी प्रशंसा की जाए तो वो अगली कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, ये प्रोत्साहन का एक मेन अपने एजुकेशन फील्ड में एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा भाई, यहाँ पे सीखा कि कोई बच्चा, आपके घर का बच्चा भी है, अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है ना, तो उसकी क्या करो, प्रशंसा आप करो बढ़िया ढंग से, और उसकी दूसरों के सामने प्रशंसा करो। दोस्तों वो अगली क्लास में भी फर्स्ट आने की कोशिश करेगा 101%। ठीक है मेरे भाई, ओके आगे चलते हैं। एक होता है दंड, ठीक है ना। थोंडाई क्या करते हैं दंड के बारे में, बालक को दंड देते समय उसको उसका अपराध बता देना चाहिए। ठीक है भाई, आप उसकी पिटाई कर रहे हो या तो भाई पिटाई आजकल नहीं करनी चाहिए, बच्चे को आराम से वैसे समझाना चाहिए। हालांकि फिर भी आप थोड़ा बहुत चाहते हो कि हाँ ये बच्चा बिना पिटाई के सुधरने वाला नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मनोविज्ञान की तरह ही चले और बच्चों की जो बातें हैं वो जो करे ना वैसे ही करने दें, ऐसा भी नहीं है। आजकल मोबाइल की वजह से दोस्तों बहुत सारा स्वभाव जो है ना बच्चों का प्राकृतिक स्वभाव नहीं रहा है। छोटी उम्र में भी जो माता पिता बच्चों को मोबाइल देते हैं ना, उन बच्चों का स्वभाव बहुत जल्दी आपको बिगड़ा हुआ देखने को मिलेगा। वो बच्चे आपको भविष्य में बहुत परेशानी देने वाले हैं, ये पक्की बात है। आज आप चाहे मान लो कि आप मोबाइल दे रहे हो अपने बच्चे को, तो आज आप हो सकता है वो बच्चा आपका मोबाइल लेकर खुश हो रहा है और वो देख रहा है रोज बढ़िया उसके चिपका हुआ है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आप अपने बच्चे की 10 साल के बाद में कंडीशन देख लेना क्या होगी, और आप रोओगे फिर उस दिन, गारंटी है मेरी कि मेरा बच्चा पहले तो ऐसा नहीं था, आज ऐसा कैसे बन गया। हर बात पे डांटता है, हर बात पे रोता है, हर बात पे चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी और काम में मन लगता है। और एज जो है ना, एज उम्र वो भी बहुत कम हो जाती है ऐसी उम्र ऐसी कंडीशन में। अगर आप आज से ही बच्चे को, बिल्कुल छोटा बच्चा है 3-4 साल का, उसको ही मोबाइल देने लग जाते हो, 5-5 7-7 घंटे मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, यार मतलब क्या हो रहा है, किस दिशा में आप अपनी अपनी जो औलाद है उसको लेकर के जा रहे हो। ये सारी गलती जो होती है ना माँ बाप की होती है। ठीक है, कई सारे माँ बाप तो आजकल बाबा बना रहे हैं 10-10 साल के बच्चों को, देख रहे हो आप लोग यूट्यूब पे, बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं चीज़ें, है ना। तो ये सब गलत है यार, मतलब बच्चे का भविष्य मत खराब करो आप। बच्चा तो यही चाहता है कि उसको मनोरंजन की कोई ना कोई चीज़ मिले, लेकिन आप लोग तो समझो ना यार, आप तो समझदार हो। बच्चे को अगर इस उम्र में ही अपन ये सब चीज़ें देंगे, इन सब चीज़ों की लत डालेंगे, ना ही तो वो ढंग से पढ़ पाएगा, ना ही उसको अपने भविष्य की चिंता होगी, वो तो बस मोबाइल लेने में लगा रहेगा। मोबाइल से दूर रखो। आप कहोगे सर फिर भी बच्चा मोबाइल ले लेता है। बच्चा मोबाइल लेता है केवल और केवल एक ही कारण होता है, और इसका साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले भी कोर्स करवाया था मैंने आपको, तब भी मैंने आपको समझाया था कि आपके घर में कोई बच्चा है वो मोबाइल आपका लेगा, लेकिन कब लेगा, जब आप लोग उसके सामने मोबाइल लेकर के बैठ रहे हो, आप लोग बच्चे के सामने मोबाइल देख रहे हो ना, तभी बच्चा मोबाइल लेगा। एक वीडियो मेरे को याद आ रहा है, मैंने देखा था, बहुत ही शानदार वीडियो लगा वो मेरे को, वो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको भी यहाँ पे चला के दिखा देता। बच्चा जो है ना, एक चाइनीज लोग थे वो, उन्होंने बनाया था वो वीडियो। उसमें क्या हो रहा था, पहले तो माता पिता है, एक बच्चा है, पहले तो वो माता पिता मोबाइल देख रहे थे, है ना। तो मोबाइल देखते देखते वो बच्चा जो है ना उनके पास आकर के मोबाइल देखने लग गया, रोने लग गया मोबाइल के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर उस सीन को चेंज किया। माता ने और पिता ने दोनों ने अलग अलग जगह पे बैठ करके एक अपनी अपनी बुक ले ली और बुक पढ़ने लग गए। चाहे वो बुक कोई भी हो, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो आप, ठीक है, जरूरी नहीं आप एजुकेशन की बुक पढ़ो, कोई भी दर्शन शास्त्र की बुक पढ़ लो, जीवन के बारे में जो सीख है वो पढ़ लो, आपका जो माइंड के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं वो पढ़ लो आप लोग। बच्चे के सामने बुक लेकर के जैसे वो दोनों बैठे, बच्चा थोड़ी देर बाद में उनको नोट कर रहा था, नोट करते करते बच्चा भी अपने बैग से पुस्तक निकाल करके पढ़ने लग गया। ये होता है, मेन कारण है आप लोग बच्चे के सामने मोबाइल लेकर के बैठते हो। बच्चे को मोबाइल दिखाओ ही मत ना, आपको मोबाइल यूज करना है दूसरे कमरे में जाकर के करो जिस कमरे में बच्चा नहीं है, ठीक है। और ऐसे समय में यूज करो जब बच्चा स्कूल जा रहा है, तो उस टाइम में देख लो आप, ठीक। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं, आप बच्चे के सामने मोबाइल मत देखो, बस आपके बच्चे की जिंदगी तुम्हें बनानी है, सुधारनी है, तो ये याद रखना आज वाली बात। चलो आगे चलते हैं।
तो थोंडाई क्या कहते हैं कि बालक को दंड देते समय उसको उसका अपराध बता देना चाहिए। दंड केवल उसी स्थिति में ही दिया जाना चाहिए जब धनात्मक तरीकों से काम ना चले। ठीक है भाई, जो धनात्मक तरीके अपन ने देखे उनसे काम नहीं चले ना, तभी दंड देना चाहिए। थोंडाई कैसा मानते हैं, कहीं आप डायरेक्ट ही मतलब पहले प्यार प्रेम से बच्चे को समझाना चाहिए, नहीं बेटा ऐसे नहीं है, और एक बार नहीं 20 बार समझाना चाहिए बच्चे को। प्यार प्रेम से जब तक काम हो जाए तब तक बच्चे को प्यार प्रेम से ही करवाना चाहिए काम। ठीक है, क्योंकि बच्चे लगभग बच्चे प्यार प्रेम से मान जाते हैं। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं मान रहे, बार बार ऐसा करने से भी आपके, तो फिर आप कोई ऐसा दंड दीजिए जिससे उसको शारीरिक हानि ना हो लेकिन वो काम भी बन जाए आपका, है ना। जैसे मुर्गा बना के उसके सोटे लगा दो आप, एक दो थोड़े थोड़े बढ़िया बढ़िया। पैरों के नीचे जो पगतलियां हैं ना नीचे वाली, वहां पर पिटाई कर दो बच्चे की। वहां पे नुकसान नहीं होता है बच्चे को मारने से, हाँ उसके दर्द होगा, लेकिन वहां पे मारोगे ना तो उससे उसका फायदा होगा, लेकिन उसका इनडायरेक्टली फायदा होगा। ज्यादा जोर से मत मारना, जोर से मारोगे तो नुकसान होगा, धीरे मारोगे उसके दर्द भी हो जाए और काम भी हो जाए आपका। ठीक, ऐसी जगह पे मारना है। और हाँ कोई ऐसी मतलब ज़्यादा ठोस चीज़ से मत मार देना, कहीं आप कोई रोड से मार दो, गोल चीज़ भारी चीज़ उससे नहीं मारना है। कोई चपटी चीज़ लेनी है, चपटी चीज़ समझ रहे हो, मतलब ऊपर ऊपर ही दर्द हो, अंदर तक नहीं जाना चाहिए आपका चोट जो है वो। पर सर क्या बच्चे को मारने की टेक्निक सिखा रहे हो आप। चलिए कोई नहीं, चल देखते हैं। ठीक है, अभी प्रेरणा चक्र के बारे में बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐड किया है मैंने यहाँ पे, रीट L2 सोशल साइंस वाले में आया था 24 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना आपका, उसके अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसी चीज़ को लेकर के आया था ये, तो आप लोग इसको केयरफुली सुनना। इसमें क्वेश्चन है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। क्या है, अभिप्रेरणात्मक जो चक्र है उसके 3 महत्वपूर्ण घटक आपको बताने हैं। इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, आप सब लोग कमेंट करके बताओ मेरे को। जो भी आप इस क्लास को देख रहे हो कमेंट करके बताना। पहला ऑप्शन है अधिगम, पुरस्कार और संतुष्टि। दूसरा ऑप्शन है आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि। चौथा है उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन क्या है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। आया कब था, रीट लेवल 2 सोशल साइंस 24 जुलाई 2022 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर। ठीक है, तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका। सब लोग कमेंट कर दो, मैं देखूंगा कमेंट और फिर बताऊंगा आप सबको कि किसका सही था किसका गलत था ये। ओके, अभी अपन बात करेंगे इसका आंसर देखेंगे अभी पहले, लेकिन अपन चलते हैं लास्ट में देखेंगे अपन इसको। आप लोग तब तक कमेंट कर दो। देखो सबसे पहला जो है ना दोस्तों वो है आवश्यकता, मांग, यानी कि नीड, जरूरत। राइट, क्या होती है आवश्यकता, किसी कमी की ओर संकेत करती है, किसी कमी की ओर। भाई आपको किसी चीज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके पास में वो चीज नहीं है इसलिए तो पड़ती है। या फिर मान लीजिए आपको भूख लग रही है ना भाई, तो आपको किस चीज की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तो वो भी एक आवश्यकता ही है आपकी। आवश्यकता अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ आप, ये जो क्वेश्चन है इसमें आवश्यकता कहां पे है। चारों ऑप्शन में आवश्यकता है क्या, इसमें तो आवश्यकता है ही नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, यही हो गया आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी करेंगे। समझ गए, आवश्यकता क्या होती है, मतलब ये अभिप्रेरणात्मक चक्र किसी आवश्यकता या फिर अभाव की स्थिति या फिर किसी आवश्यकता की कमी को प्रारंभ होता है, और ये शरीर के अंदर शारीरिक और जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके अभाव का एक उत्पाद मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में या फिर जीवन में कमी कह सकते हो, या फिर जैसे भूख है ये आवश्यकता है। अंतर्नोद क्या हो सकता है, जरूरत की स्थिति या एक अंतर्नोद की अवस्था की ओर लेकर की जाती है, जरूरत की स्थिति मान सकते हो। आंतरिक कारक या बाह्य कारकों के कारण ये उत्पन्न होती है, और आंतरिक कारक जैसे विचार हो गई, यादें हो गई, ये हो सकते हैं, जबकि बाह्य कारक जो है वो पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं। एक होता है प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन आप समझ चुके हैं, प्रोत्साहन के बारे में अपन देख चुके, वे किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, ये भी बाह्य पर्यावरण से संबंधित होता है, आंतरिक अंतर्नोद के विपरीत होता है बिल्कुल, और ये व्यवहार के प्रति करने की भूमिका निभाता है। किसी वस्तु या फिर घटना हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल किसी खेल में जीती हुई कोई ट्रॉफी है, तो ट्रॉफी को उस खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन किया जा सकता है ट्रॉफी के द्वारा। एक होता है दोस्तों पुरस्कार, क्या होता है पुरस्कार, ये भी प्रोत्साहन की उपलब्धि की स्थिति है, ये खुशी की संतुष्टि की भावना होती है जो खुद को पुरस्कार देती है। मान लीजिए भाई हमारे को पुरस्कार मिला है तो हम मतलब संतुष्ट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के। चलिए तो देखते हैं एक एक को।
आवश्यकता के बारे में हमने देखा, किसी कमी की ओर संकेत करती है। आवश्यकता अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके आगे चलते हैं। जैसे जैविकीय आवश्यकताएं और मनोसामाजिक आवश्यकताएं, अभी अपन ने देखा, वहां पे देखा कि नहीं देखा, एनसीईआरटी वाला जो मैंने दिखा रहा था, वहां पे एक तो जैविकीय आवश्यकताएं बताई थी मैंने आपको, और एक मनोसामाजिक आवश्यकताएं बताई थी। जैविकीय आवश्यकताओं में क्या क्या देखा था? भोजन, निद्रा, काम, मलमूत्र त्याग, पानी इत्यादि, ये क्या है? सारी की सारी जैविकीय आवश्यकताएं हैं। मनोसामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? सुरक्षा, सम्मान की आवश्यकता, सामाजिक मान्यता की आवश्यकता, प्रेम, उपलब्धि, आत्मनिर्भरता, ये सब क्या है? आपकी मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या देखा? आवश्यकता या मांग या नीड। ठीक है, तो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने आवश्यकता को अभिप्रेरणात्मक चक्र का पहला कदम माना है, क्योंकि किसी भी अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में है ना दोस्तों, सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब प्राणी के शरीर में किसी भी चीज़ की कमी या फिर अति अवस्था या फिर ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो किसी कारण से उत्पन्न होती है, तो इसको हम आवश्यकता कहते हैं। जैसे प्यास की जो आवश्यकता है, उसमें व्यक्ति की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है। जबकि पेशाब जाने की आवश्यकता जब उत्पन्न होती है, तो ऐसी अवस्था में शरीर में कुछ पदार्थ की अधिकता होती है, तभी तो हम पेशाब जाते हैं, और इस अवस्था को निष्कासन आवश्यकता भी कह सकते हैं अपन। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं कि यदि उन्हें बाहर नहीं निकाला जाए तो इससे जो प्राणी का जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवश्यकता से मतलब क्या है? प्राणी के इन दोनों तरह की आवश्यकताओं को, यानी कि कमी और अति, ये आपका आवश्यकता का मतलब हो गया। ठीक है, तो भोजन और आपका निद्रा, काम, मलमूत्र त्याग और पानी, ये सब क्या है? जैविक आवश्यकताएं हैं। इनकी ज़्यादा अति भी नहीं होनी चाहिए, शरीर के अंदर निकलते भी रहनी चाहिए, और ज़रूरत जैसे पड़े वैसे ही अंदर भी जाते रहने चाहिए। मनोसामाजिक आवश्यकताओं की बात करें अपन, तो सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक मान्यता, प्रेरणा, उपलब्धि और आत्मनिर्भरता, ये एक मनोसामाजिक आवश्यकता होती है। अब आ जाते हैं अपन प्रणोद, चालक या अंतर्नोद, ड्राइव। तीन नाम है, चालक भी मिल सकता है, अंतर्नोद भी मिल सकता है और प्रणोद भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है ना, तो ऐसी अवस्था के अंदर उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है, काम करने की ललक बढ़ जाती है। वो पहले से तनावपूर्ण दिखाई देता है। जैसे भूख की आवश्यकता से भूख प्रणोद उत्पन्न होता है, प्यास की आवश्यकता से प्यास प्रणोद उत्पन्न होता है, ये सब। तो क्या होता है ना, कभी कभी व्यक्ति आवश्यकता और प्रणोद को समान समझने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? समान समझने लग जाता है। लेकिन वास्तव में ये दोनों जो पद है ना, ये समानांतर तो होते हैं लेकिन एक नहीं होते। समानांतर का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि दोनों में वृद्धि या कमी तो साथ साथ होती है, वो तो हमें महसूस होती है। लेकिन जैसे अगर भूख की आवश्यकता में कमी होगी तो प्रणोद के स्तर में भी कमी होगी। यदि भूख और प्यास की आवश्यकता बढ़ती है तो तनाव या फिर प्रणोद जो है उसकी क्रियाशीलता भी, यानी कि प्रणोद भी बढ़ता है। तो ये है। तो चालक प्राणी के व्यवहार से संबंधित है, प्राणी का जो व्यवहार है उससे संबंधित है चालक। ध्यान रखना, प्रणोद या अंतर्नोद। प्राणी की आवश्यकताओं के द्वारा चालक जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, जो प्राणी की आवश्यकताएं हैं उनके द्वारा उत्पन्न होता है। चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। आराम की आवश्यकता नींद चालक को जन्म देती है। भाई जब हमें आराम की आवश्यकता होती है तो हमें किस चीज़ की क्या क्या आता है? नींद आती है ना हमारे को, स्लिप वेल, है ना, अच्छी नींद आती है। तो आराम करने की जब आवश्यकता होती है ना तो नींद चालक काम करता है। ठीक है ना भाई। और पानी की आवश्यकता होती है तो प्यास चालक काम करता है। भोजन की आवश्यकता होती है तो भूख चालक काम करता है। तो नींद, प्यास और भूख क्या है? ये चालक भी हैं आपके। आवश्यकता तो है ही, नीड तो है ही, लेकिन ये चालक भी हैं। ठीक है, इसलिए इनको समानांतर बताया गया है। आगे चलते हैं, प्रोत्साहन, प्रलोभन या उद्दीपन। ठीक है, इंसेंटिव्स की बात करते हैं। इंसेंटिव से मतलब आप ये मत समझो कि जैसे हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में आपको इंसेंटिव मिलता है ना भाई, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है। या फिर कंपनी में जब हम काम करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है। भाई कुछ अच्छा काम करके देंगे कंपनी को तो वहाँ पर हमारी सैलरी के अलावा और भी बोनस हमें मिलता है, तो उसको इंसेंटिव बोलते हैं अपन। और भी पेमेंट मिलता है अच्छा, अधिक। जैसे अपन ने ज़्यादा लोगों तक रीच किया, ज़्यादा लोगों की, जैसे कोई बैंकिंग सेक्टर में है तो ज़्यादा लोगों तक रीच करेगा, ज़्यादा लोगों के पास में जाएगा तो पॉलिसी वगैरह ज़्यादा कर देगा, तो उसको इंसेंटिव बनता है। मतलब एक पॉलिसी, दोस्तों मैं आपको यकीन के साथ में बताऊं, जो आप लोगों की पॉलिसी वगैरह करने आते हैं ना, जैसे LIC वगैरह, HDFC बैंक के अंदर कई सारे आते हैं, तो उनमें आप देखेंगे तो मतलब
एक एक पॉलिसी के ऊपर लोग 30-30 हज़ार रुपये कमाते, 30-30 हज़ार रुपये का इंसेंटिव बनता है एक पॉलिसी करने पर, एक बंदे को 30 हज़ार रुपये मिलता है। ठीक है, तो आप सोच लो कितने लोग ये वो कितना कमाते हैं बैंकिंग वाले, है ना। आपको बता देते हैं कि पॉलिसी करवा दो यार, मेरा जुगाड़ हो जाएगा, सैलरी नहीं मेरे को बैंक वाले निकाल देंगे, ऐसे कई सारे बोलते हैं ना। वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हालांकि उनके टारगेट्स तो होते हैं, लेकिन एक मोटा पैसा भी बनता है। ठीक है, चलो ये रिश्तेदार लोग ज़्यादा चपेट लगाते हैं ऐसी। हाँ, तो प्रलोभन, उद्दीपन और प्रोत्साहन। जिस वस्तु से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे प्रोत्साहन या उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोत्साहन या उद्दीपन कहते हैं। भाई जो कोई वस्तु है जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, जो हमारी नीड्स हैं उनकी पूर्ति होती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? प्रोत्साहन कहेंगे, प्रलोभन कहेंगे या उद्दीपन कहेंगे। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी एक क्या है? प्रोत्साहन है, उद्दीपन का काम करता है, एक प्रलोभन का काम करता है, क्योंकि प्यास पानी से ही मिटेगी। तो पानी क्या हो गया? प्रोत्साहन हो गया प्यासे व्यक्ति के लिए। समझ गए? एक होता है प्रोत्साहन, दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो सकारात्मक प्रोत्साहन होता है, एक नकारात्मक। तो सकारात्मक जो प्रोत्साहन होता है इसमें सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार और उपलब्धि। एक होता है नकारात्मक प्रोत्साहन, सजा देना, दुख देना किसी को, गाली गलौज करके, इस तरह से। मतलब कई सारे लोग नहीं देखते अपन समाज के अंदर अपनी बीवी वगैरह को गाली देते हैं, उनको पीटते रहते हैं, तो वो एक नकारात्मक प्रोत्साहन है। ठीक है, सजा देते हैं, बच्चों को सजा देते हैं कई लोग। जब वीडियो नहीं आते कई बार हम देखते हैं उस स्कूल के अंदर, या फिर वो एक पिता जो था वो अपने बेटे को बहुत बेदर्दी से मारा, उसकी मौत हो गई। एक बेटी को मारा था, मौत हो गई थी। ऐसे कई सारे आए दिन आते रहते हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, पक्की बात है। मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ। आप हो कि नहीं हो? आप अपने मन में बताओ, मैं तो सुन नहीं रहा आपके मन की बात। चलिए, तो प्रोत्साहन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक प्रोत्साहन और नकारात्मक प्रोत्साहन। सकारात्मक प्रोत्साहन सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार और उपलब्धि, 4 चीज़ें याद रखोगे तुम, इंपॉर्टेंट है। और नकारात्मक प्रोत्साहन आपका सजा और दुख। क्लियर? आगे चलता है। चौथा जो अपना है ना दोस्तों घटक अभिप्रेरणा का, वह प्रेरक या अभिप्रेरक, मोटिव्स। ठीक है ना, तो ये भी प्रेरक भी आपका क्या है? घटक है अभिप्रेरणा का। प्रेरक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है, आंतरिक इंटरनल सिचुएशन बनती है ये। तो देखो प्रोत्साहन में तो क्या देखा अपन ने? प्रोत्साहन को लक्ष्य कह सकते हो आप लोग, इंसेंटिव या गोल भी कह सकते हो उसको। तो प्रोत्साहन या लक्ष्य एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति या पशु को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है और प्रनोद में कमी आती है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन प्रोत्साहन का काम करेगा, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी प्रोत्साहन का काम करेगा। तो जिसकी प्राप्ति से आवश्यकता की कमी आती है या फिर वो समाप्त हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि लक्ष्य या फिर जो प्रोत्साहन होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, धनात्मक और नकारात्मक। क्लियर? तो जो अभिप्रेरणा चक्र के जो 3 अपन ने कदम पढ़े ना, अभी जो 3 क्रम पढ़े अपन ने, ये पशु हो या मनुष्य, अभिप्रेरण जो है, मोटिवेशन जो है, उसकी स्थिति में सबसे पहले उसमें किसी न किसी आवश्यकता की उत्पत्ति होती ही है। ठीक है, आवश्यकता की उत्पत्ति से व्यक्ति में क्रियाशीलता और तनाव काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, जिसके हम लोग क्या कहते हैं उसको? प्रनोद की संज्ञा देते हैं। फिर प्रनोद कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भाई? प्रनोद कहते हैं। ठीक है, प्रनोद की उत्पत्ति से व्यक्ति का व्यवहार जो है वो उद्देश्यपूर्ण तो हो जाता है और किसी लक्ष्य की ओर अग्रसित भी होता है। मान लिया कि कोई व्यक्ति काफ़ी भूखा है, तो होगा क्या? वो किसी होटल में जाता है या तो, और मनपसंद का भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता है। तो इस उदाहरण के अंदर व्यक्ति में भूख की आवश्यकता है, जो इसलिए उत्पन्न हुई कि उसने कुछ घंटों से भोजन नहीं किया। तो मनोवैज्ञानिकों ने भी यही बताया कि इस तरह की आवश्यकता में व्यक्ति जो है उसमें खून और शुगर, चीनी, इसकी मात्रा जो है ना वो घट जाती है। तो इस तरह की जो आवश्यकता होती है उत्पन्न होने पर व्यक्ति के अंदर प्रनोद उत्पन्न होता है, यानी कि व्यक्ति अधिक क्रियाशील हो जाता है और तनाव की स्थिति से गुजरने लगता है। भूख प्रनोद जो है, मतलब जो हंगर ड्राइव है, वो को हम क्या कहेंगे? हंगर ड्राइव कहेंगे भूख प्रनोद को। तो इसमें उत्पन्न होने वाला जो होने पर व्यक्ति की जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, ऐसा उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने लग जाएगा कि भूख है तो भोजन चाहिए, मतलब यानी वो किसी होटल या किसी ऐसे स्थान की खोज करने लग जाता है जहां जाने से उसकी भूख मिट सके। होटल में जाना ऐसा ही एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार मान लीजिए। होटल में जाने से उसे लक्ष्य यानी कि भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यानी कि भोजन एक क्या है? प्रोत्साहन है, जिसकी प्राप्ति से भूख की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और क्रियाशीलता और तनाव बिगड़ जाएगा। फिर
हालांकि कुछ समय के बाद में फिर उसको भूख की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है और वो वही प्रतिक्रिया दोहराएगा। तो यही बात प्यास की आवश्यकता के अंदर भी काम करती है, ठीक है। यानी कि प्यास की आवश्यकता और काम की आवश्यकता के साथ भी यही काम होता है। तो यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने भूख, प्यास और काम को चक्रीय आवश्यकता मतलब एक साइकिल नीड कहा है, ठीक है। इन तीन चीज़ों को, भूख, प्यास और काम, इन तीन चीज़ों को क्या कहा? चक्रीय आवश्यकता। आवश्यकता मतलब ये होती है, फिर भूख लग जाएगी, फिर प्यास लग जाएगी, फिर काम की इच्छा होगी। ये सभी आवश्यकताएं किसी एक समय में समाप्त होकर के कुछ समय बाद अपने आप अपने चक्र यानी कि साइकिल में उत्पन्न होती रहती हैं। कुछ समय पहले की बात करें अपन 1975 में मानव अभिप्रेरणा को अभिप्रेरणात्मक चक्र द्वारा और अधिक स्पष्ट इसको किया गया और अधिक बेहतरीन ढंग से इसकी व्याख्या की गई और एक चौथा तत्व जोड़ा गया था दोस्तों, फोर्थ, क्या? संज्ञान, कोग्निशन। संज्ञान एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसमें चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, भाव, है ना, यादें वगैरह, ये सब प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसे भी संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र कहा था, कोग्निटिव मोटिवेशनल साइकिल। तो अब अपन देखते हैं प्रेरक अभिप्रेरक, जो संज्ञान अपन देख रहे हैं वो वाला। तो प्रेरक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है। गेट्स और अन्य क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रेरक प्राणी के भीतर की वो मनो शारीरिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती हैं। जैसे भूख, प्यास, कामुकता, आक्रामकता, मातृत्व आदि, ये सब क्या है? मुख्य प्रेरक है। तो प्रेरक इसका चौथा है आपका। अब चलते हैं दोस्तों अपन आगे चलते हैं तो देखते हैं अभिप्रेरणा के अभिप्रेरकों का वर्गीकरण देखते हैं अपन। अभिप्रेरणा के जो अभिप्रेरक हैं उनका वर्गीकरण। अब आ जाओ अपने आगे। अब आता है अभिप्रेरणों के प्रेरकों का वर्गीकरण अपन देखेंगे। अभिप्रेरणा के जो अभिप्रेरक है, सबसे पहला वर्गीकरण देखेंगे मैस्लो के अनुसार। मैस्लो जो भाई साहब है, इनके अनुसार अभिप्रेरक जो होते हैं ना, होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है जन्मजात, मतलब कि जैविक प्रेरक, ठीक है ना, इनबॉर्न कह सकते हैं अपन इनको। तो मैस्लो ने 2 प्रकार बताए, जन्मजात और एक बताया अर्जित, एलिमिनेटिव मोटिव। तो इनबॉर्न मोटिव जो है इसको देखते हैं अपन पहले। ये क्या होता है ना, जन्मजात से मतलब क्या समझ रहे हो? जन्म के साथ ही प्राणी में पाए जाते हैं ऐसे प्रेरक जो जन्म के साथ ही मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। जैसे भूख, बच्चे को भूख लगती है, बताओ, छोटा बच्चा है, भूख लगती है, माँ के पेट में भूख लगती है, प्यास भी लगती है। काम, आराम, निद्रा, मलमूत्र त्याग, ये भी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये सब क्या होती हैं? जन्म के साथ ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। तो जन्मजात प्रेरक कौन से होते हैं? जैविक प्रेरक कौन से होते हैं? ऊपर भी अपन ने देखा था, यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं। फ्राइड क्या कहते हैं? मलमूत्र त्याग प्रेरक व्यक्ति के आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। मलमूत्र त्याग के बारे में फ्राइड ने क्या कहा कि ये व्यक्ति के आचरण के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं। सबसे कम आवश्यक प्रेरक जो है इनमें से वो है काम, लेकिन होता है कुछ हद तक, ये भी जन्मजात ही होता है। आगे चलते हैं। अर्जित प्रेरक, एलिमिनेटिव मोटिव, इनको प्राणी अर्जित करता है। क्या करता है? अर्जित करता है। जैसे आदत, हम किसी चीज़ की आदत लगा लेते हैं ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है, रुचि, किसी चीज़ में रुचि हमारी, ये भी एक अर्जित प्रेरक ही है। ऐसा तो है नहीं कि जन्म के समय से ही हमारे को भगवान ने भेजा था कि तुझे टीचर बनना है, और टीचर बनने के लिए तेरे को पढ़ाई में रुचि होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है ना, रुचि तो जन्मजात नहीं होती है, अर्जित होती है। उपलब्धि, आप कोई भी फील्ड में उपलब्धि हासिल कर रहे हो तो वो भी एक अर्जित प्रेरक ही है। संबंध जो आप बनाते हो अर्जित है। सम्मान आप प्राप्त करते हो अर्जित है। पुरस्कार आप प्राप्त करते हो, दंड आपको जो मिलता है, सब के सब आपके अर्जित प्रेरक है, ठीक है। अब इनमें नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है, वो बात अलग है, लेकिन हम याद रखेंगे केवल अर्जित प्रेरक है सारे के सारे मैस्लो के अनुसार। अब आ जाइए, दूसरे नंबर पर आता है गैरिट। गैरिट ने अभिप्रेरकों के 3 प्रकार बताए। अब भाई साहब गैरिट कैसे पीछे रहेंगे? 2 मैस्लो ने बताए थे, तो इन्होंने 3 बता दिए। 3 कौन कौन से बता दिए? एक तो जैविक अभिप्रेरक। कौन से? जैविक अभिप्रेरक में नींद, प्यास, मलमूत्र त्याग, उत्सर्जन और काम, वही है पूरे के पूरे, कोई वो नहीं है, सारे के सारे वही हैं। इसके अलावा बस इन्होंने ये मतलब आराम वगैरह, निद्रा वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कम कर दी। बाकी निद्रा तो है, आराम कम कर दिया भाई, निद्रा है वहाँ पे आराम हो गया। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है एक गैरिट के अनुसार। तो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों में क्रोध, सुख, आनंद, भय,
दुख, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होते हैं वह मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक भी। जैसे आनंद है सकारात्मक हो गया, भय, दुख, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब क्या हो गए नकारात्मक। सुख, आनंद और प्रेम ये सब सकारात्मक हो गए। एक होता है सामाजिक अभिप्रेरक गैरिट के अनुसार। तो सामाजिक अभिप्रेरक जो है ये आत्म सुरक्षा। भाई सामाजिक अभिप्रेरक की नाम आए ना तो वहां पे आत्म सुरक्षा तो आएगी आएगी। आत्म गौरव, समाज में अपना ओहदा बढ़ाने के लिए। आत्म सम्मान, लोग सही नज़र से देखें तो आत्म सम्मान की बात जब आ जाए कि यार ये बात जब बोल दी है तो चार लोग क्या कहेंगे अगर हम इस बात से मुकरेंगे तो वो आत्मसम्मान होती है। और एक जिज्ञासा, जिज्ञासा भी सामाजिक अभिप्रेरक में शामिल किया है गैरिट ने। ठीक, इसके बाद में दोस्तों अपन अगर देखते हैं तो तीसरा नंबर आता है थॉमसन का। थॉमसन के अनुसार प्रेरक के प्रकार होते हैं दो। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं प्रेरक थॉमसन के अनुसार। स्वभाव, प्राकृतिक अभिप्रेरक। एक तो स्वाभाविक अभिप्रेरक है और उसी को अपन प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। भाई स्वाभाविक है, स्वभाव से है तो वो नेचुरल भी है। एक है अस्वाभाविक, अस्वाभाविक को अपन कृत्रिम अभिप्रेरक भी बोलेंगे। ठीक, तो स्वाभाविक जो अभिप्रेरक है ये तो सुख प्राप्ति। भाई कोई भी व्यक्ति है वो सुख प्राप्ति चाहता ही चाहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाला हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, सब सुख प्राप्ति चाहते हैं। सब अपने शरीर को, आत्मा को सुख देना चाहते हैं। ठीक है। एक है अनुकरण। अनुकरण भी स्वाभाविक होता है। बच्चा देखो छोटी सी उम्र में बड़ों का अनुकरण करके सीखता है ना, तो स्वाभाविक होता है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ये प्रेरक भी आपका स्वाभाविक प्राकृतिक होता है। खेल, सुझाव और प्रेम, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये आपकी प्राकृतिक अभिप्रेरक में आएंगी, स्वाभाविक अभिप्रेरक में आएंगी। ये स्वाभाविक होती हैं चीज़ें, अपने आप बच्चा सीखता है, बच्चा देखता है। उसके बाद में अस्वाभाविक अभिप्रेरक होते हैं जिनको कृत्रिम अभिप्रेरक भी बोलते हैं अपन। इनमें प्रशंसा, सहयोग, दंड, पुरस्कार, ये सब जो है ना ये सारे के सारे क्या होते हैं अस्वाभाविक या कृत्रिम अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके आगे चलते हैं। तो ये तो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण हो गया। 3 मनोवैज्ञानिक है जिनका अपन ने देखा है अभी यहाँ पे। एक तो क्या देखा अपन ने, एक तो देखा मैस्लो का वर्गीकरण, 2 प्रकार बताए इन्होंने, जन्मजात और अर्जित। इसके बाद में गैरिट ने 3 प्रकार बताए, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। और थॉमसन ने 2 प्रकार बताए, स्वाभाविक या प्राकृतिक या कृत्रिम और अस्वाभाविक। आगे चलते हैं। अब देखो विलियम मैकडूगल जो है ना उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति और संवेगों के बारे में देख लेते हैं पहले। देखो मूल प्रवृत्ति और संवेग से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी बताई हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 मूल प्रवृत्तियों के लिए 14 संवेग बताए हैं मैकडूगल ने। चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। पलायन, पलायन मूल प्रवृत्ति के लिए संवेग क्या है, भय। ठीक है भाई, कोई पलायन के लिए भय, जैसे मान लीजिए रात के समय में आप कहीं पलायन कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको रात के समय क्या लगेगा, भय लगेगा। अकेले जाने में भय लग सकता है आपको, तो पलायन में आपको भय, डर। एक होता है युयुत्सा, मूल प्रवृत्ति है, इसके लिए क्रोध संवेग है। ठीक है, युयुत्सा का मतलब है दोस्तों युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा या लड़ने की इच्छा। आपके घर में आपके भाई बहन या फिर आप लोग, है ना, कभी कभी हो जाता है ना, मैटर बन जाता है ना, तो वही है। तो क्या होता है, संवेग क्या होता है, लड़ने की इच्छा में क्रोध संवेग उत्पन्न होता है। निवृत्ति, निवृत्ति मतलब घृणा। निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मतलब घृणा हो रही है अगर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, एक भाव होता है ना। आगे चलते हैं। एक होती है पुत्र कामना, इसको पुत्र कामना कर लीजिए आप लोग, है ना, पुत्र कामना। ये वात्सल्य, वात्सल्य मतलब माता वाला वात्सल्य। पुत्र कामना प्यार करने के लिए बच्चे से, बच्चा हो, है ना। एक होती है शरणागत, शरणागत मतलब करुणा। शरणागत जो आते हैं ना दूसरे देश से आकर के शरण लेने वाले, मतलब कहीं और से आकर के शरण ले रहे हैं, तो उसके लिए करुणा का भाव। काम प्रवृत्ति, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, हीनता, हीनता के लिए आत्महीनता संवेग होता है। आत्म गौरव मूल प्रवृत्ति के लिए आत्माभिमान संवेग होता है। सामूहिकता, जो सामूहिकता मूल प्रवृत्ति है, इसके लिए अकेलापन संवेग होता है, मतलब ठीक है। और भोजन अन्वेषण, भूख संवेग होता है। संग्रह की प्रवृत्ति, अधिकार संवेग होता है। रचना, कृति संवेग होता है। हास्य, मनोविनोद संवेग होता है।
तो इस तरह से दोस्तों ये आपको 14 के 14 संवेग याद करने हैं मैकडूगल के अनुसार। आ जाइए, एक ग्रंथि है ओडिपस और दोस्तों एक ग्रंथि है आपके इलेक्ट्रा। देखो ओडिपस ग्रंथि जो है आपकी काम वासना से जुड़ी हुई होती है। इसके मुताबिक लड़के अपनी माँ से प्यार करते हैं और पिता से नफरत करते हैं। याद रखना ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स होती है, ओडिपस जो ग्रंथि होती है, इसमें क्या होती हैं, जो भावनाएं होती हैं ना वो अक्सर दमित होती हैं। लगभग 99 बच्चों में ये दमित भावनाएं होती हैं। बस ये भावना आती है उनके, इच्छा होती है, ठीक है। इसके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो गूगल पे ओडिपस ग्रंथि लिख देना, जो भी मैटर आएगा उसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि काम वासना से जुड़ी हुई होती है और इसके मुताबिक लड़के जो होते हैं वो अपनी माँ से प्यार करते हैं और पिता से नफरत करते हैं। तो ओडिपस जो ग्रंथि है ये आपकी लड़कों के अंदर प्रभावी होती है, लड़कों में, मेल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रा होती है वो आपकी फीमेल। देखो ओडिपस ये तो आपका पुल्लिंग है शब्द ही, और इलेक्ट्रा आपका स्त्रीलिंग है शब्द, ठीक है ना। तो ये जो मनोविश्लेषणवाद है, इसके जनक जो सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने ये अवधारणा दी थी। ये एक मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है जिसके मुताबिक हर इंसान के अंदर एक ग्रंथि होती है जो काम वासना से जुड़ी हुई होती है, और इस ग्रंथि को ओडिपस कॉम्प्लेक्स या ओडिपस ग्रंथि कहते हैं। फ्राइड के मुताबिक ये ग्रंथि ही इंसान के विकास के अंदर जड़ का काम करती है। चलो एक है अपनी कौन सी, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा में क्या है, लड़कियों को अपने पिता के प्रति कामुकता और संवेगात्मक आकर्षण होता है, ठीक है। पिता को चाहती हैं लड़कियां इसमें, मतलब बहुत छोटी उम्र में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% में दमित इच्छाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं। आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की दो ही मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक है। इसके अंदर प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा, ठीक है ना। लिबिडो याद रखिएगा, लिबिडो किसको कहा, प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को। और लड़कों के अंदर ये तो लिबिडो का काम हो गया, लिबिडो पहले भी अपन ने पढ़ा था हालांकि। तो लिबिडो के बारे में देखना कि फ्राइड ने लिबिडो किसे कहा, प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। इन दोनों को भी ध्यान रखोगे तुम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक सिद्धांत देखेंगे दोस्तों अपन। ये तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत तो अपन ने देख लिया। दूसरा सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत, ठीक। तो सक्रियता का जो सिद्धांत है ना, इसका प्रतिपादन है दोस्तों सोलेस बटी और मोल्यो, जिसको मेलगोव कह सकते हैं, मेलगोव। मोल्यो याद कर लो तो मोल्यो, बांद्रो मोल्यो, है ना। तो इसका प्रतिपादक कौन है सक्रियता का, सोलेस बटी। देखो सक्रिय रहते हैं ना बंदर, बहुत तगड़े सक्रिय रहते हैं। आप जाओ सामने, आपकी हिम्मत नहीं है उनके टच करने की। सक्रिय इतने हैं कि आपको झपट्टा लगा देंगे वो और भग जाएंगे, कहीं भी पता ही नहीं लगेगा। सक्रियता प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। बंदर कभी ठाले बैठते हैं, क्रिया करते रहते हैं इधर उधर। तो सक्रियता का सिद्धांत हो गया। एक सिद्धांत होता है संज्ञानवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादित है दोस्तों कर्ट लेविन और न्यूकोम्ब। कौन कौन है प्रतिपादन इसके संज्ञानवादी सिद्धांत के, कर्ट लेविन और न्यूकोम्ब। एक है विरोध प्रक्रिया का सिद्धांत। विरोध प्रक्रिया का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन है सोलोमन 1973 में दिया था। व्यक्ति दुख से बचने के लिए और सुख की प्राप्ति की क्रिया हेतु करता है, सुख की प्राप्ति को क्रिया करता है। तो ये विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत हो गया। मतलब दुख से बचने के लिए मतलब क्या करता है, विपरीत क्रिया करता है, तो विरोधी क्रिया हो गई, मतलब सुख प्राप्ति वाली क्रियाएं करता है। अब आ जाओ प्रेरणा के और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। प्रेरणा के सिद्धांत जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, राइट, है ना। और फिर हम देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। पहले अपन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत देखते हैं। मूल प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों जन्मजात क्रिया। मूल प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ हो गया जन्मजात क्रिया, समझ गए। उसके बाद में इसका प्रतिपादन किसने किया, विलियम मैकडूगल ने किया, 1908 में किया। मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, विलियम जेम्स ने किया। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर अपन ने 4 बातें देखी दोस्तों, 3 बातें। एक तो मूल प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ जन्मजात क्रिया, प्रतिपादन विलियम मैकडूगल 1908 में, और मूल प्रवृत्ति जो संप्रत्यय है ये किसने दिया सबसे पहले, इसका प्रयोग किया विलियम जेम्स ने। इस सिद्धांत के अनुसार हर प्राणी में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, ठीक है, ओके। अब जो विलियम मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां अपन ने देख ली, उनके लिए 14 संवेग भी अपन ने देख लिए, ओके। उसके बाद में अपन देखें संवेग, मूल प्रवृत्ति और भावना। तो संवेग क्या होते हैं, व्यक्ति में निहित विचारों का बाह्य रूप से प्रकट होना। मतलब जो अपने अंदर विचार है, मान लीजिए कोई दुखद विचार आता है तो हमें रोना आ रहा है तो आंसू आ जाते हैं, तो वो एक संवेग हो गया। मूल प्रवृत्ति है व्यक्ति के विचारों की क्रियात्मक रूप है ये, है ना।
जो हमारे मूल प्रवृत्ति मतलब विचार जो आते हैं उनका क्रियात्मक रूप, मतलब विचारों के अनुसार हम क्रियाएं करते हैं। फिर भाई अपन यार ऐसे कर लें, विचार आया कि सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी सरकारी टीचर बनने के लिए हमें बीएड करनी है, बीएसटीसी करनी है, तो वो एक क्रियात्मक रूप हो गया है बीएड बीएसटीसी करना और फिर आपकी तैयारी करना। ठीक है, एक होती है भावना, व्यक्ति के विचारों का आंतरिक रूप जो होती है वो भावनाएं होती हैं, भावनाएं, दमित भावनाएं। ठीक, तो चलिए ये हो गई मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। देखें तो क्या मूल प्रवृत्ति आदतों से अलग होती है, तो आंसर होगा यस। मूल प्रवृत्ति जन्मजात और सार्वभौमिक होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है ना, एक तो मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है, ये चीज़ें याद कर लेना। क्या मूल प्रवृत्ति आदतों से अलग होती है, बिल्कुल होती है। मूल प्रवृत्ति संवेगों से उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान रखना, संवेगों के द्वारा ही मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है अचेतन मन से, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, 9/10 और 1/10, कॉन्शियस माइंड 1/10 और सबकॉन्शियस माइंड 9/10। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का जो स्वरूप है वो सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, क्या होता है, मूल प्रवृत्ति का जो स्वरूप है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। मूल प्रवृत्ति की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील होती है, हमेशा एक समान नहीं होती। और मूल प्रवृत्ति का जो संबंध है वो संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और तीनों पक्षों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक मूल प्रवृत्ति का संबंध तीनों ही पक्षों से होता है। क्लियरली आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मूल प्रवृत्तियों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, ये अपन ने देख ली। अब चलते हैं अपन आगे। एक सिद्धांत है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको अपन एनसीईआरटी वाली बुक में बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी अपनी जो बुक आएगी उसमें बहुत बढ़िया ढंग से डायग्राम के माध्यम से आपको इसमें समझाया गया है। पहले अपन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखेंगे। तो इसका जो प्रतिपादक है वो है सिगमंड फ्रायड, युग और एडलर। इन्होंने काम प्रेरक को मुख्य माना है। क्या माना है दोस्तों, मनोविश्लेषण सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने, युग और एडलर जो है इन्होंने काम प्रेरक को मुख्य माना। हालांकि अपन आगे देखने वाले हैं इसमें आवश्यकता अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए इसमें भी दोस्तों हम डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे कि मैस्लो ने जो आवश्यकता अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत दिया था उसमें 5 चीज़ें बताई थी, उनके बारे में डिस्कस अपन करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इसका प्रतिपादक कौन है, आवश्यकता, नीड। आवश्यकता अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने दिया। व्यवहार का सिद्धांत प्रतिपादित किसने दिया, विटिंग और चाइल्ड ने। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक, स्किनर और क्लार्क एल हल ने। ठीक है, अब आवश्यकता अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखो तो मैस्लो जो भाई साहब हैं, इन्होंने मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है दोस्तों, इसमें क्या कहा, मानव अभिप्रेरणा के संबंध में कई मत हैं। क्या है दोस्तों, मानव अभिप्रेरणा के संबंध में कई मत हैं। इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय मत अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा दिया गया। उन्होंने मानव व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और ये सिद्धांत अपने सैद्धांतिकों में अनुप्रयुक्त मूल्यों के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। इस सिद्धांत के जो मूल्य हैं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में काम आते हैं और मनुष्य के व्यवहार के अनुसार बनाए गए हैं। इसलिए मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था दोस्तों 1968 और 1970 के अंदर। ठीक है, मैस्लो का जो मॉडल है एक पिरामिड के रूप में संप्रेत्य किया जा सकता है, जिसमें पदानुक्रम के तल में मूल शरीर क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताएं होती हैं जो कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। जब इन बाकी आगे पढ़ेंगे, जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तभी व्यक्ति में खतरे से सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार के जो खतरे हैं उनसे सुरक्षा करना। ठीक है ना, तो इसके पश्चात दूसरा जो है उसमें प्रेम करना और उनका प्रेम प्राप्त करना आता है। प्रेम करना और प्रेम को प्राप्त करना अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो दूसरे में यह आ जाएंगी। यहाँ पे हम जब देखेंगे, ये देखिए, एक तो शरीर क्रियात्मक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, आत्मीयता की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है और आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। ऐसे पिरामिड है और इस पिरामिड के अंदर 5 चीज़ें होगी, 1 2 3 4 और 5। तो इनको ही अपन देख रहे हैं। अपन यहाँ पे समझो थोड़े एक एक को आप करके, है ना। तो इसका मतलब क्या है, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों से सुरक्षा। तो यहाँ पर तो जो सुरक्षा की बात आ गई, ये आ गई। फिर उसके बाद में आत्मीयता की जो आवश्यकता है, मतलब प्रेम वगैरह की जो बात कर रहे हैं अपन, वो इसी में है। ठीक है ना, यदि हम आवश्यकता को पूरा करने में सफल हो जाते हैं तब हम स्वयं आत्मसम्मान और दूसरों के सम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, सम्मान की बात आ गई, फिर आत्मसम्मान की बात आ गई है। ठीक है, पदानुक्रम में इससे भी ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। टॉप पे बिल्कुल ऊपर ऊपर वाला है ना, आत्मसिद्धि, जो एक व्यक्ति की अपनी संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरणा में परिलक्षित होता है।
आत्मसिद्धि व्यक्ति आत्म जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील और सृजनात्मक, स्वतःस्फूर्ति या नवीनता एवं चुनौती के प्रति मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति में हास्य भाव जो भावना होती है वो होती है, और गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने की क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर। अगर अपन पदानुक्रम के निम्न स्तर की आवश्यकता की बात करते हैं, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, नीचे नीचे देखा अपन ने ये वाला शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, तो इसको देखिए आप। तो शरीर क्रियात्मक आवश्यकता जब संतुष्ट नहीं हो जाती हैं, तब संतुष्ट नहीं होती जब तक प्रभावी रहती हैं ये, भाई संतुष्ट नहीं होगी तब तक प्रभावी रहेगी, सिंपल सी बात है। एक बार जब वे पर्याप्त रूप से संतुष्ट हो जाती हैं, तब उच्च स्तर की आवश्यकता व्यक्ति के ध्यान एवं प्रयास में केंद्रित हो जाती है। भाई एक आवश्यकता पूरी होगी ना, शांत होगी ना, तब ऊपर वाला सीन आएगा दूसरे नंबर का। किंतु ये उल्लेखनीय है कि अधिकांश व्यक्ति निम्न स्तर की आवश्यकताओं के लिए अत्यंत सरोकार होने के कारण सर्वोच्च स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मतलब सभी व्यक्ति यहाँ के बाद में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक नहीं पहुँच पाते हैं दोस्तों। व्यक्ति शरीर क्रियात्मक और सुरक्षा की आवश्यकता तक ही रह जाते हैं। ये भी कई लोगों को होता है, ये फिर बहुत सारे कम लोगों को होता है सम्मान की आवश्यकता वाला। और फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता तो मतलब भाई देखो गिने चुने लोग ही पहुँच पाते हैं इस पिरामिड तक, तो है ना। लगभग कई सारे लोग तो यहाँ तक ही रह जाते हैं, इन दोनों के अंदर सिमट जाते हैं। तो आवश्यकता जो सिद्धांत है, इसके पांचों के पांचों नाम आप लोग याद रखोगे और क्रम वाइज याद रखोगे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, एक क्रम पूछा जाता है सिंपली बस। इसके बाद में चौथा है निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत। क्या है दोस्तों? निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कौन है? पोर्टर एम लोलर है। कौन है? पोर्टर एम लोलर। अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत। पोर्टर व लोलर तो निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत, पांचवा अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत। इसका प्रतिपादक है मैकग्रेगर। ठीक है, मैकग्रेगर है। एक्स सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो व्यक्ति के नकारात्मक उदाहरण से संबंधित है, और वाई सिद्धांत सकारात्मक उदाहरण से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि अभिप्रेरणा का एक्स और वाई सिद्धांत है, इसमें वाई किससे संबंधित है, तो ये है सकारात्मक अवधारणा से, और एक्स जो है वो नकारात्मक अवधारणा से संबंधित है। एक है प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत देखिए, इसका प्रतिपादक है कोपमैन और बॉल्क। ठीक है, ये बस इनके नाम याद रखो आप, और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। संशोधित आवश्यकता का सिद्धांत है, इसका अन्य नाम है ERG सिद्धांत। इसका प्रतिपादक है क्लेटन एल्डरसन। ठीक है ना, तो संशोधित आवश्यकता का सिद्धांत हो गया। एक आपका द्वि आवश्यकता सिद्धांत, इसका प्रतिपादक है मुर्रे, 1930 में दिया था इन्होंने। और एक है क्षेत्रीय क्षेत्र सिद्धांत, इसका प्रतिपादक है कुटलेविन। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत आगे अपन ने देख लिया। अधिगम व अभिप्रेरणा का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, ये सिद्धांत ऐसे बताता है अपने को। ठीक है भाई, तो क्षेत्रीय क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादक कुटलेविन है, और ये क्या बताता है? अधिगम और अभिप्रेरणा जो है इसका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, बॉन्ड होता है एक स्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों अपन देखते हैं अभिप्रेरणा सहायक के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? अभिप्रेरणा सहायक के रूप में। देखो, अधिक ज्ञान का अर्जन करने में सहायक होती है अभिप्रेरणा। ज़्यादा ज्ञान जब आप लेते हैं तो अभिप्रेरणा इसमें काम करती है, मोटिवेशन ज़्यादा ज्ञान के लिए या ज़्यादा अधिगम के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने में भी सहायक होती है। भाई बालक को आप लोग कई सारा मोटिवेशन दे सकते हो कि देखो ऐसे करोगे ना तो आप विराट कोहली की तरह नहीं खेल पाओगे, ऐसे पढ़ोगे तो स्वामी विवेकानंद की तरह आप पढ़ पाओगे, उनकी तरह आपकी मेमोरी हो जाएगी, एक बार पढ़ते ही सब कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे आप बालक का व्यवहार परिवर्तित कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप उसका व्यवहार बना सकते हो। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है अभिप्रेरणा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का आप एग्जाम्पल देकर के बच्चे को कह सकते हो कि देखो आप वो जो व्यक्ति है ना, वो हर बार क्लास के अंदर इंटेलिजेंट क्यों आया, क्यों उसने जो चाहिए वो जॉब नौकरी पा ली, क्यों उसने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर लिए, क्यों उसका दुनिया में नाम है, क्यों है? क्योंकि वो ध्यान केंद्रित करके पढ़ता था। वो ऐसी जगह पढ़ता था जहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो जब पढ़ाई करता था तब उसके पास मोबाइल नहीं होता था, केवल किताबें और बस वो उसका रूम और किताबें, बस ये सब चीज़ें होती थी। ऐसे आप ध्यान केंद्रित करने में भी होता है। अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होती है अभिप्रेरणा। ठीक है, और तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन करने में भी सहायक होती है, तेज गति से। अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होती है अभिप्रेरणा। व्यक्ति में रुचि का विकास करने में भी सहायक होती है अभिप्रेरणा। भाई मैं आपको मोटिवेशन दूंगा तो आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि होगी कि नहीं होगी बताओ? पढ़ना चाहोगे? आज वाली क्लास को देख करके तो आप बिल्कुल पढ़ना चाहोगे। उसके बाद में चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है अभिप्रेरणा। ठीक है भाई, किसी अच्छे व्यक्ति के चरित्र को देख करके उसकी कॉपी कर रहे हैं तो वो भी एक अभिप्रेरणा का ही तो पार्ट है, अपन उससे अभिप्रेरित हुए हैं। ठीक है, बिना उद्देश्य या बिना लक्ष्य के कुछ भी सीखना संभव नहीं है, अभिप्रेरणा में ये कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है।
अतः कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा के बिना सीखने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सिंपल लास्ट में ये बात कही गई है आपसे। अब इसके बाद में बालक को अभिप्रेरित करने वाली विधियां देखते हैं। भाई बालक जिन मेथड से इफेक्ट होता है, अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, तो वो वाली विधियां देखते हैं। एक तो खेल विधि का प्रयोग करके बालक अभिप्रेरित होता है। एक असफलता के डर से बालक अभिप्रेरित होता है कि असफल ना हो जाए अपन क्लास के अंदर, इसलिए अपने को मेहनत करनी होगी, फिर वहाँ पर अभिप्रेरणा का बल जो है वो प्रेरक काम करता है। उचित शिक्षण विधियों द्वारा बालक को अभिप्रेरित करना एक टीचर का काम होता है, तो ये अभिप्रेरित करने के लिए बालक को विधि काम में ले सकते हैं। आदर्श पुरुषों के एग्जाम्पल्स दे करके आप बालक को अभिप्रेरित कर सकते हैं। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके आप बालक को अभिप्रेरित कर सकते हैं। प्रशंसा और निंदा के द्वारा आप बालक को प्रेरित कर सकते हैं। किसी दूसरे की निंदा कर दो कि देख वो चोरी करता है तो उसकी मैं निंदा कर रहा हूँ, ऐसे ही हर घर में उसकी बुराई होती है, उसको पुलिस वाले पीटते हैं, घर वाले पीटते हैं, तेरे को ऐसा काम नहीं करना है। प्रशंसा आप करोगे किसी बच्चे की, खुद के बच्चे की करो, बच्चे के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बच्चे की प्रशंसा करो, बच्चा और अच्छा काम करके देगा आपको। सामूहिक कार्य की भावना के द्वारा, सामूहिक कार्य मतलब कई सारे लोगों के साथ मिलकर के काम करने की भावना जो है, ये भी बालक को प्रेरित करने की विधि है। तो दोस्तों ये सारा का सारा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है अभिप्रेरणा वाला। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।